हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर काफी सारी रिएक्शंस और मैकेनिज्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जहां थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कंटिन्यू है। तो यहाँ एक और न्यू मेथड अभी फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बड़ी चेन होती है ना, ध्यान दे लेना, ये मैं डेफिनेशन जो बता रहा हूँ, हालांकि ये यहाँ से मैच नहीं करेगा थोड़ा सा, बट एटलीस्ट चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन्स को फैटी एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लंबी चेन्स को फैटी एसिड। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं फैटी एसिड, बट वो लंबी चेन्स होती हैं, दैट इज फैटी एसिड। सिल्वर साल्ट और उसका सिल्वर साल्ट, यानी कि उसका एच हटा दो एसिड का और एजी लगा दो। एजी सिल्वर होता है, आपको पता है। तो नीचे रिएक्शन आपको सामने है, CH3CH2COOAG। अब ये तो कहोगे कि ये लंबी चेन नहीं है कार्बन की, है ना, बट इसका नाम भी फैटी एसिड है, कह सकते हैं। डोंट वरी, बड़ी या छोटी दोनों चेन्स को फैटी एसिड की चेन कह सकते हैं। बट एग्जैक्टली जो फैटी एसिड नाम दिया गया था, क्योंकि ये कॉमन नेम है ऑब्वियस है, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, बट एग्जैक्टली जो फैटी एसिड नेम दिया गया था वो बड़ी चेन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, छोटी के लिए भी हो सकता है। ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, सीसीएल के साथ CCl4 के साथ में रिफ्लक्स किया। रिफ्लक्स क्या होता है पता किसी को? सर जब हम साइमल्टेन साइमल्टेनियसली ठंडा गर्म करते हैं। हाँ, ठंडा गर्म करते हैं तो उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है? नीचे से गर्म कर रहे हो, वो भाप बन रहा है, उस भाप के ऊपर एक कंडेंसर लगा देते हैं, जो पानी उसके चारों तरफ चलता रहता है। उस भाप को ठंडा करके वो नीचे टपक टपक एक एक टपका वो नीचे गिरता रहता है, और नीचे से वो फुल उबल कर सिस्टम जो है वो गर्म होता रहता है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स। तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो रहा है, यानी कि एक कार्बन की चेन लेस हो जाएगी। जनरली ये रिएक्शंस ना कम मिलती हैं, या फिर मिलती हैं तो उनके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि कार्बन की चेन को इंक्रीज कैसे करते हैं, कार्बन की चेन को डिक्रीज कैसे करते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि कार्बन की चेन डिक्रीज हो रही है, वन उससे। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। फर्दर CH3CH2Br लग गया और AgBr आ गया। इस रिएक्शन का नाम बोरोडाइन हुंड्स डिक्कर रिएक्शन भी है, और बोरोडाइन अकेला कह सकते हैं इसे, हुंड्स डिक्कर रिएक्शन भी अकेला कह सकते हैं, बट जनरली इसको बोरोडाइन हुंड्स डिक्कर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। नेक्स्ट एक और नेम रिएक्शन है, सेम चीज है, फैटी एसिड है सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर के साल्ट का फैटी एसिड है, उसको आयोडीन के साथ अगर करवाते हो, वहां तो ब्रोमीन के साथ हो रही है, अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो CCl4 रिफ्लेक्स, सेम चीज सब कुछ करेंगे, बट यहां हमारे पास क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। दैट इज एस्टर फॉर्मेशन होती है COOR के अंदर। एक R, एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो मोलिक्यूल होंगे एक हिसाब से। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये दो मोलिक्यूल्स हैं। तो एक मोलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, और वो अकेला क्या बचा? R बच गया। तो वो R जो वो दूसरे मोलिक्यूल के साथ में जुड़ जाता है डायरेक्टली, Ag यहाँ से हट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और AgI दो अलग हो जाते हैं। यस गाइज, समझ में आ गया बेटा? सर सेकंड वाले में हमारा वो Cl क्यों नहीं जुड़ा? क्या नहीं जुड़ा? आयोडीन। सर RCOI क्यों नहीं बना? आयोडीन जो है, आयोडीन यहाँ पर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और ये अलग तरीके से रिएक्शन करता है। हालांकि हम जनरली देखो, एक इसका एक सिंपल चीज बताता हूँ। जनरली हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप में सभी की प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट सेम कह देते हैं, नियरली सेम होती हैं। साइज डिफरेंस होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस में भी डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आयोडीन उसी चीज को साफ तौर पर दिखा रहा है कि अगर आयोडीन के साथ वो रिएक्शन करते हो तो एस्टर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एजीआई अलग हो जाएगा। क्लियर है? वहां पर भी AgBr अलग हुआ था, लेकिन आयोडीन जो है वो ऐसा नहीं, आयोडीन सिर्फ Ag के साथ जुड़ेगा, और वो कार्बन की चेन के साथ नहीं जुड़ेगा। आयोडीन की ये प्रॉपर्टी है, सिंपली कह सकते हैं आयोडीन इसके साथ में, Ag के साथ में ज्यादा सेटिस्फाइड है एज कम्पेयर टू अगर वो कार्बन की चेन के साथ जुड़े तो। रीजन कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन आयोडीन खुद की प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है कि वो ऐसा करता है, खुद की प्रॉपर्टी। यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक है, या फिर रिएक्शन की क्या बोलते हैं, एंथैल्पी को मान सकते हैं हम। जैसे हमने पिछले केस में किया था ना कि HBr जो है वो एंटी मार्कोनिफ रूल करता है, जबकि बाकी कोई नहीं करता। उसका रीजन क्या था? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस था, दोनों तरफ से उसकी नेगेटिव थी ब्रोमीन के केस में, और बाकी केसेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही थी। दैट इज वाई सेम हेयर कि आयोडीन भी कुछ एंथैल्पी चेंजेस की वजह से ऐसा करता है कि वो इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। क्लियर है? इसका लिविंग नाम ग्रुप भी, हाँ बेटा, लिविंग ग्रुप मतलब अभी आपने कहा ना लिविंग ग्रुप है लिविंग ग्रुप की हम आगे डिस्कशन करेंगे। लिविंग ग्रुप वो होता है जो छोड़ के चला जाता है किसी को। ठीक है, किसी के साथ जुड़ा हुआ हो और वो उसको छोड़कर चला जाए।
वो लिविंग ग्रुप आगे आएगा, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज बहुत सारे मैकेनिज्म करेंगे, वहां से काफी सारे आपके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। तो इसका नाम है भाई बिर्नबॉन सिमोनेनी रिएक्शन, ठीक है। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा, यानी एस्टर बनाने के लिए काम आती है। और ऊपर वाली बोरोडाइन हुंट्स-डिकर रिएक्शन जो है वो सीधा सीधा एल्काइल हैलाइड बनाती है। तो यहाँ हम एल्काइल हैलाइड बनाते बनाते एस्टर बनाने लग गए। सोच लेना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सारी चल रही थी, अब अचानक से एस्टर की रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आयोडीन है तो किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, आपने कहा कि लिविंग हाँ, ग्रुप। यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, बट ये मैकेनिज्म के थ्रू, जब इसका मैकेनिज्म होता है, ये पहले इसके साथ जुड़ता है, फिर उसके बाद लीव करके चला जाता है, और उसके बाद दूसरा आर इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज वाई भी ऐसा होता है, ओके ठीक है। सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ है आपके सामने अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद HX विद SN1। अब देखो, वैसे तो हम HX एल्काइल हैलाइड के साथ मतलब क्या बोलते हैं इसको, एसिड्स के साथ में इसकी रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। HX मतलब HCl वगैरह के साथ आपने रिएक्शन की थी, याद भी होगा, है ना। ग्रूव प्रोसेस थी, उसके अंदर भी ऐसा कुछ यूज होता। तो यहाँ देखिए SN1 रिएक्शन, अब ये SN1 मैकेनिज्म का नाम है। दिस इज मैकेनिज्म, टाइप ऑफ मैकेनिज्म। दो तरह के मैकेनिज्म आपके सिलेबस के अंदर, SN1 एंड SN2। इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स के टाइप होते हैं, अगर कुछ आएगा तो आगे तो हम डेफिनेटली करेंगे, बट फिलहाल इस लेसन के अंदर इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 किस तरह के मैकेनिज्म है। तो उसके अंदर से हम सबसे पहले SN1 को लेने वाले हैं यहाँ, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं कि SN1 में होता क्या है। हम रिएक्शन कर चुके हैं, सेकेंडरी allylic benzylic alcohol appear to react with the mechanism that involve in the formation of the carbocation। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता क्या है पहले वो बता। एस का मतलब है सब्सटीट्यूशन, एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल आएगा कोई, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल किसी को पता है? सर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस विड्रॉइंग। को लाइक करने वाला, न्यूक्लियस को लाइक करने वाला न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब, फिलिक का मतलब होता है लाइक करना। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को लाइक मतलब पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यस, गॉट दिस? यस सर। यहाँ पर मैं इसको लिख भी रहा हूँ, ठीक है। सर बट पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। किसके पास नहीं है? इसके पास तो होंगे ना बेटा, जिसके पास नहीं है ये उसको लाइक करता है। यस सर। पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला, तो डेफिनेटली इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भाई? एस का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता है किसी को? सर एक की सर जगह उसकी दूसरा जगह आना, पे कोई और आ रहा है। एक्सचेंज होना। हाँ, एक, यस यस, एक हट जाता है और दूसरा लग जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस एन और वन। वन का मतलब होता है यहाँ, वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर का मतलब होता है एक मोलिक्यूल, एक टाइम पर एक मोलिक्यूल आएगा, ठीक है। तो ये कैसे होती है, इसको सिंपल करके नीचे रिएक्शन दिखा रखी है। स्टेप 1 के अंदर देखो क्या है, CH3 थ्राइस और C लगा हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखेंगे इसे, CH3, फिर इसके बाद में ये ऐसे से 3 लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ में, ठीक है। और उसके इसी कार्बन के साथ एक OH लगा हो, तो टोटल 4 वैलेंसी हो रही है इसकी। ध्यान दे लेना, ये CH3 3 जो है वो नीचे लगा हुआ है। अगर अब यहां इसने बोला था ना सेकेंडरी टर्शरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, ऐसा करते हैं तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है इसके अंदर, appear to react by a mechanism that involve formation of the carbocation। तो ये ऐसा करते हैं। अब ये टर्शरी सेकेंडरी क्या है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन बनेगा। कार्बन है, इसके चारों तरफ 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां से OH हट जाएगा, OH नेगेटिव आयन चला गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, 3 डिग्री मतलब उस कार्बन पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ 3 3 कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, अटैच है। 3 कार्बन अटैच है, ठीक है। तो 2 डिग्री का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। तो 2 डिग्री का मतलब होगा इसी में, इसी कार्बन में से एक CH3 को हटाकर H लगा दो तो वो 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 डिग्री 3 डिग्री आपको पता है। एलाइलिक
हमने कल ही किया था, मतलब पिछले लेक्चर में किया था, एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, एलाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो उन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्लियर है? ये सब के सब जो बता रहा हूं नोटबुक के अंदर आपको बना के लिखने हैं कि बेंजाइलिक का मतलब क्या, एलाइलिक का मतलब क्या, बना के लिख लेना, तभी आपको ये याद होंगे, वर्ड्स ऐसे याद नहीं होंगे। तो ये सब करते हैं SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म HX, यानी यहाँ पर इसने HX लिखा है, मैंने उसकी जगह पर HCl लिख दिया, आप कुछ भी ऐसा HCl वगैरह कोई ले सकते हैं एग्जाम्पल। अब इसने लिखा H3O पॉजिटिव, ये हल्का सा एरो लगा रखा है, इस पॉजिटिव लगा रखा है, इसका मीनिंग है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है। H3O पॉजिटिव कहां से आया, एसिड है ये, एसिड से, HCl से H पॉजिटिव आ गया, उसने वाटर के साथ रिएक्शन करी, H3O पॉजिटिव बना दिया। जनरली हम एसिड को H3O पॉजिटिव ही शो करते हैं, ये याद रख लेना भाई, जनरली एसिड को H3O पॉजिटिव से ही शो किया जाता है, अकेले H पॉजिटिव को रेयरली दिखाते हैं, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरली ऐसा शो होता है क्योंकि एसिड वाटर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब होगा क्या, OH जो है, सबसे पहले इन्होंने देखो क्या किया, OH के साथ में 2 लगा दिया, फिर उसके बाद प्लस वाटर रिलीज कर दिया, मतलब इसमें से H हट जाएगा और वो इस हाइड्रोजन OH के साथ में लगेगा। वो कैसे लगेगा वो बताता हूँ। सर हाँ बेटा, सर आप एक बार स्ट्रक्चर से बता दीजिए, ऐसे ये इससे समझ नहीं आ रहा है हाँ हाँ, थोड़ा। मैं स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ बनाया स्ट्रक्चर, ये चीज देखो, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, वो कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ, देखो ठीक है, मैकेनिज्म से आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो बेटा, तभी मैं रुक गया था कि मैं कहा ये इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, CH3 और ये था OH, ठीक है, इस पे H अटैक करेगा, H3O पॉजिटिव में H होता है, ठीक है, आप H पॉजिटिव शो कर सकते हैं, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स होते हैं, इनमें से एक लोन पेयर के ऊपर ये अटैक करेगा। अब अटैक कभी भी एरो के कभी भी दिखाओगे ना, याद रखना ये चीज, मैंने शायद पहले भी बताई होगी, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। अब आप कहोगे इतना बड़ा मॉलिक्यूल उधर जा रहा है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल के बारे में नहीं सोचते हम कभी भी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, याद रखना। तो यहाँ पे भी एरो पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। एरो अगर उल्टा बना देते हो तो ये गलत होगा, ठीक है, इसको गलत माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर, हालांकि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, बट हमेशा एरो इस तरफ बनाइए, ठीक है, एज पर रूल। कोई टीचर अगर ध्यान दे लेगा तो सारा ही गलत कर देगा। अब देखो होगा क्या, तो ये, अब मैं इसको यहीं पे शो कर देता हूँ कि होगा क्या, H पॉजिटिव आयन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन ले जाएगा और इसके ऊपर ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले गया, हाइड्रोजन पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ इसके पास में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मैंने बॉन्ड शो कर दिया, एक लोन पेयर रह गया ऑक्सीजन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन लेगा और वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे क्या आने वाला है, तो देखिए, यस बेटा, वाटर निकल जाएगा ना एक। हाँ वाटर निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया प्लस H2O, ऑक्सीजन के पास अब वापस 2 लोन पेयर हो चुके हैं, पहले एक लोन पेयर था, और वाटर यहाँ से रिप्लेस हो गया। इस तरह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ SN1 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, एक टाइम पर एक ही मोलिक्यूल रहेगा। वैसे इसका एक और मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम इसको यूज करते हैं और यूनिमोलिकुलर के लिए भी यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। जनरली यूनिमोलिकुलर के लिए यूज करें वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जस्टिफिकेशन नहीं करेगा, हालांकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो आप दोनों चीजें यहाँ से याद कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिल देखो क्या हुआ, यहां से ये OH हट गया, ठीक है, सब्सटीट्यूट होगा, कुछ ना कुछ और आएगा ना, तो मान लो क्लोरीन लग रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्लोरीन नेगेटिव अब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो पहले हटेगा फिर लगेगा, एक मॉलिक्यूल एक टाइम पर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पहले यहां पर क्या था, OH लगा हुआ था, देखो इस केस में OH लगा हुआ था, और इस केस में अब ये अकेला रह गया, और थोड़ी देर बाद इसके साथ में अब क्या हो जाएगा, तो सीएल लग जाएगा। CH3 थ्राइस, और यहां पर क्लोरीन लग गया, तो एक टाइम पर एक मॉलिक्यूल, या तो क्लोरीन लगा होगा या फिर इसके साथ OH लगा होगा CH3 थ्राइस पर, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। अब आपको लगेगा कि ये क्या कहानी मैं बता रहा हूँ, दोनों मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, ऐसा ही तो होगा। एक और फॉर्म है, जब SN2 आप लोग कर लोगे तब आपको वो क्लियर कट समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको? जी सर।
ठीक है, तो अभी इसका मैकेनिज्म हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर अब आप देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये जो OH2 था, वाटर यहाँ से रिप्लेस हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर स्लो स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप होता है, क्लोरीन नेगेटिव आएगा और क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्म तो ये है। अब इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है भैया सबको? सर क्लोरीन नेगेटिव हम मतलब डायरेक्टली ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं, मतलब वो क्लोरीन को नेगेटिव आने के लिए भी तो हमने कुछ ना कुछ किया होगा। HCl था बेटा, अच्छा ठीक है, यस सर, H फिर H पॉजिटिव प्लस और और Cl में Cl टूट गया नेगेटिव, था। है हाँ ना, हाँ हाँ, H जुड़ गया और Cl अलग रह गया था। ठीक है, यस सर यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अब हम इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे। वैसे तो समझ लो मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। तो ये देखो मैकेनिज्म यहाँ पर है। ठीक है, डोंट वरी, अगर वहां से कुछ भी ना समझ में आया हो तो यहाँ से आपको ये सीधा समझ में आएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2, ये सीधा SN2 आ गया क्या? SN1 यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म ही नहीं है। गड़बड़ है भाई। ठीक है, मुझे मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म बनाते हैं उसका। देखो क्या था, क्या क्या होगा। CH3, ये इसी को फिर से बना देता हूँ, पता होता यही मैंने बोला था कि मैंने गड़बड़े कर दी हैं कुछ कॉपी पेस्ट में शायद। ठीक है, तो O और यहाँ पर एक H लगा दिया, एक H यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था इसके साथ, इसके और इसके ऊपर ये एक लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को कवर करने के लिए क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले आएगा। तो नेक्स्ट होगा हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, C पर पॉजिटिव चार्ज और तीनों तरफ CH3, तीनों तरफ ये CH3 लग जाएगा, प्लस वाटर। वाटर अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। तो मैं प्लस में यहाँ पर Cl नेगेटिव लगा देता हूँ और डायरेक्ट Cl नेगेटिव का अटैक यहाँ शो कर देता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, याद रख लेना। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ Cl लगा सकते हैं और ये CH3 तीन लगे हुए हैं। ठीक है, आपका ये वाला मोलिक्यूल है 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, एलाइलिक भी हो सकता है, बेंजाइलिक भी हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है। और इस तरह से हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। यस बेटा, क्लियर है ये मैकेनिज्म ना? जी सर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, याद रख लेना मैकेनिज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1। ठीक है, तो SN1 है, ये 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखनी है मैकेनिज्म का नाम। नेक्स्ट देखते हैं SN2 क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन विद HX सेम है वाया SN2। तो SN2 में प्राइमरी अल्कोहल होगा, मेथनॉल रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड अंडर द एसिडिक कंडीशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ वहां 2 डिग्री और 3 डिग्री आ गया था, याद है? तो यहाँ 1 डिग्री आएगा। 1 डिग्री मतलब जिस कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, अगर हम OH को रिप्लेस करें, उसके पीछे सिर्फ एक ही कार्बन की चेन है, बाकी इसके साथ H होंगे तो 2 वैलेंसी पूरी होगी, तो CH2 लगेगा ये। यस, क्लियर है? 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री होता है। ठीक है, मैथेनॉल आप कह सकते हैं, मैथेनॉल तो 1 डिग्री ही है। मैथेनॉल में तो 1 डिग्री भी नहीं है, क्या आप इसे 0 डिग्री कहेंगे क्या? CH3OH, इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन हैं, ये भी 1 डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अलग से लिखा इसने, प्राइमरी अल्कोहल एंड मेथेनॉल। ये समझ में आ रहा है सबको? सर प्रोपेनॉल भी तो 1 डिग्री होगा। हाँ, तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गए सारे। यस सर। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल सब 1 डिग्री होंगे अगर उनके चारों तरफ एक कार्बन लगा हुआ है तो। लेकिन मेथेनॉल के चारों तरफ तो एक भी कार्बन नहीं है, तो मेथेनॉल को अलग से शो कर दिया और बाकी सबको अलग कैटेगरी में रख दिया, जो जिनके पीछे सिर्फ एक कार्बन हो। ठीक है, अगर उनमें ब्रांचिंग है तो फिर एक से ज्यादा कार्बन, वो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाएंगे। 2 डिग्री या 3 डिग्री क्या करते हैं, वो SN2 करते हैं, सॉरी SN1 करते हैं, और ये SN2 करेगा। SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब क्या होगा, बाई मोलिक्यूलर। अब मैं आपको बताऊंगा बाई मोलिक्यूलर का मतलब क्या है। एक टाइम पर 2 मोलिक्यूल्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो वो बाई मोलिक्यूलर होगा। मैकेनिज्म देखिए यहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, डेफिनेटली ये फिर से अटैक किया H पॉजिटिव आयन ने। ठीक है, ये वाटर बन गया, एक लोन पेयर ले गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। उसके बाद में ये कार्बन से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस ले लेगी कार्बन से, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेकिन उसी टाइम पॉजिटिव चार्ज नहीं बनने देगा ये, उसी टाइम X नेगेटिव अटैक कर देगा, उसी टाइम X नेगेटिव अटैक करेगा। यानी ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होने वाली है, एक साथ प्रोसेस होनी वाली है, यानी बाई मोलिकुलर एक ही टाइम पर आएंगे। तो मैं इसके लिए बाई मोलिकुलर रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो क्या है वो। ठीक है, R को ऐसा कैसे दिखाते हैं, कार्बन है, इसके साथ में यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, OH था, इस तरफ भी H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, इस तरफ R शो कर दिया मैंने, और H शो कर रखे हैं, तो 2 H में
थोड़ा सा ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। इन्होंने ऊपर नीचे एच शो किए हैं, अगर ऊपर नीचे एच शो करना चाहो वो भी कर सकते हो, सेम बना देते हैं ताकि आपको अलग ना दिखे, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम बड़ी यही होती है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि वहां कुछ और लिखा था, यहाँ तो सर ने एच की जगह आर लिख दिया। ये दोनों एच ऐसे वैसे, आर को थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है, क्लियर है। और यहां से आ रहा है, अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे शो कर रहा हूँ, यहां से आ रहा है एक्स नेगेटिव, ठीक है। और वो जो OH है इसको भी हम डॉट वाली लाइन से शो करेंगे, ठीक है, जो वाटर हमने बना रखा है। और इधर से वाटर जो है वो जा रहा है, ठीक है, वाटर ऐसे करके ऐसे, ये धीरे धीरे इधर से वाटर हट रहा है, इधर से एक्स जुड़ रहा है, तो आप इसे कह सकते हैं बाई मोलिकुलर फॉर्म, बाई मोलिकुलर फॉर्म। सर साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं एक साथ। हाँ ठीक है, तो ये दो दो मोलिक्यूल एक साथ इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब उधर से वो अटैक कर रहा है, इधर से ये जाना शुरू, उधर से वो अटैक कर रहा है, इधर से ये जाना शुरू। इसे ऐसे कह लो कि एक आदमी है, जंगल में रहता है, ठीक है, और ऑब्वियस है उसके साथ एक और आदमी है, दो दोस्त हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं ये कहूं कि दो दोस्त हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है जिसके साथ में एक पर्टिकुलर आदमी है, जिसके साथ एक आदमी रह रहा है। अब वो आदमी कहता है भाई मैं घर जा रहा हूँ, घर से चाय बनवा के ला रहा हूँ, सुबह हो चुकी है। जैसे पानी देने के लिए रात को जाते हैं खेतों में, आप लोग शायद नहीं गए होंगे, मैं बहुत गया हूँ, ठीक है, रात को भी खेतों में, सर्दियों में भी पानी दिया है, इसी सर्दी में ठंडे पानी में, ठीक है, ठंडा पानी निकलता है जमीन से भी, हल्का गर्म होता है, खैर इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन सारी सारी रात पानी दिया हुआ। तो मान लो हम दो आदमी हैं, तो एक बंदा पानी घर आता है, उसका वहां पे एक छोटा सा कमरा भी बना होता है, खेत में बना लेते हैं हम लोग जनरली झोपड़ी टाइप में, ताकि रात को रहना पड़े, उसमें आग भी जला लेते हैं, आग के सहारे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी कहता है भाई सुबह के 5 बज गए हैं, तू जाके चाय ले आ, थोड़ा हम लोग भी रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा गर्मी आ जाएगी शरीर में। तो अब मान लो मैं चाय लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वो हो गया SN1 मैकेनिज्म। कैसे? मैं चाय लेने के लिए चला गया, और मैं कहता हूं कि भाई मेरे को आ रही है नींद, और मैंने किसी थर्ड आदमी को, किसी बच्चे को भेज दिया कि बेटा जा और आप ना अपने चाचा मामा जो भी हैं उनको ना चाय दे आओ, ठीक है, समझ गए। मतलब मैं चला गया घर, और दूसरा आदमी आ गया चाय देने के लिए, तो उसके बीच में वो आदमी अकेला रहेगा, यूनिमोलिकुलर, ड्यूरिंग दैट टाइम, जब तक दूसरा नहीं आता, समझ रहे हो। और SN2 को समझ लीजिए कि मेरे साथ जो बंदा था, जो चाय मतलब जो पानी दे रहा था खेत में मेरे साथ, तो उसने मुझे बोला, मान लो मेरे चाचा यूं, वो मेरे को बोलते हैं, कहते नहीं बेटा तेरे को नहीं जाना, जब तक घर से कोई नहीं आता ना तब तक तू नहीं जाएगा सोने के लिए, ठीक है। तो वो फोन कर देते हैं घर पे कि भाई चाय लेके आ जाओ हमारे लिए, 5-6 बज चुके हैं सुबह के, हम सारी रात से पानी दे रहे हैं, अभी भी पानी देना पड़ेगा। तो फिर घर से कोई बंदा चाय लेके आता है, और फिर मैं वापस घर जाता हूँ और घर जाके सो जाता हूँ। तो यानी साइमल्टेनियसली वो उधर से आ रहा है, तो वो जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे वो एंट्री करता है गेट में, तो मैं चाय पीने के लिए थोड़ा बैठूंगा, मैं कहूंगा चाय तो मैं घर पी लूंगा, मैं निकलता हूँ, फिर बात खत्म। तो मेरे को वो आते हुए दिखा दूर से, थोड़ा धुंध में कितना दूर दिखेगा, ज्यादा ज्यादा 20-30 फुट, है ना, इतनी विजिबिलिटी होती है, 50 फीट लगा लीजिए, 50 फीट दूर से मेरे को आते हुए दिख गया, तो मैंने चाचा को बोला चाचा मैं जा रहा हूँ, वो आ रहा है, ये आ गया, वो कहेंगे ठीक है तू जा। ये वही हो रहा है, वो जा रहा है OH, इधर से X आ रहा है, उसको दिखाई देगा वो आ रहा है, वो जा रहा है SN2 एक साथ। अब हम दोनों जो थे, या हम यूं कह लो हम 3 बंदे एक साथ इकट्ठे हो गए एक जगह पर लगभग, ये है बाई मोलिकुलर। यस बेटा, क्लियर है ये बात? सर हमें SN2 की जरूरत क्यों? जरूरत नहीं है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, SN2 के अंदर जब वो चला जाता है, मान लो कि मैं जा रहा हूं, तो मान के चलो मेरे चाचा को बहुत डर लगता है, तो वो कहते हैं नहीं यार मैं अकेला नहीं रह सकता, आई कांट अफोर्ड दैट, ठीक है। तो इसलिए वो तब तक उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई दूसरा बंदा नहीं आ जाता। यहां पर भी वही होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ना, कार्बोकैटायन जिसके ऊपर 1 डिग्री पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाए, जिसके साथ एक ही कार्बन हो, वो अनस्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ना, वो बहुत स्टेबल होता है। अब देखो मैं पीछे वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये क्या बना, ये जो बना है ना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। मैंने आपको बताया था कल या परसों की CH3 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, I+I, यस सर। है ना, प्लस आई कह लो, चलो ठीक है। तो ये प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो अगर OH इसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये कहता है जा कोई बात नहीं, मेरे को देने वाले बहुत बैठे हैं, समझ गए। तो यस सर। इसलिए ये जाने देता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यही केस, इस केस में देखो कि अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाए, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये H यहाँ पर था, H यहाँ पर था, ये H तो देगा नहीं इसे, कार्बन की चेन है, मान लो यहाँ CH3 है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिर्फ एक,
एक ही कार्बन, बाकी दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। तो ये कार्बन कहता है कि OH को कहता है मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, चाहे तेरे पास कितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला जब तक मुझे दूसरी तरफ से कोई देने के लिए नहीं आता। जब दूसरी तरफ से कोई अप्रोच करता है इसको, फिर ये कार्बन कहता है ठीक है तू जा, मैं संभाल लूंगा। अब समझ गए? सर मतलब वही स्टेबिलिटी, उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसमें 1 डिग्री इसलिए। हाँ 2 डिग्री भी SN2 दिखाता है, SN1 दिखाता है, लेकिन SN2 सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही दिखाता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, बस यही था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। अब आगे देखिए, यहीं पर इसको शो कर रखा है इन्होंने सेम एज इट इज। CH3 X नेगेटिव है, CH, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और H2 शो कर रखा है। थोड़ा सा ये गड़बड़ लगता होगा ना, RCHOH है इसके साथ, OH2, ये OH2 है कंप्लीट, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, समझ गए? तो थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इसको शो कर लेना, वरना ऊपर आपको साफ मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विजुअलाइजेशन वाले सिर्फ ये डायग्राम याद कीजिए मैकेनिज्म के, और जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो ये बाइमोलिकुलर फॉर्म है। यहाँ पर इन्होंने बाइमोलिकुलर फॉर्म शो नहीं किया, बट मैंने आपको बाइमोलिकुलर फॉर्म शो कर दिया। दैट्स इट। सर आप उसको करिए प्लीज। क्या बेटा? सर अभी जो आपने रेड कलर से बनाया था ना, वो ज्यादा क्लियर था, तो आप उसको रेस मत करिए। ये नीचे ये वाला मॉलिक्यूल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो ये वाला बना देते हैं, CHOH2 है ये, ठीक है, दिस वन। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद में क्या होगा भाई, X CHR के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, X जुड़ गया और वाटर यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, दिखा तो इन्होंने शो सेम रखा। हेयर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है और वहां पर कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है। अब ये क्या चीज होती है पता है? अब ये बताता हूँ। जैसे मान के चलो, जब इस तरफ से H यहाँ पर R था, यहाँ पर OH था, ठीक है, इस तरफ से कोई चीज आ रही है, यहां से वापस हट रहा है, यहां तो खाली जगह बन गई, तो ये हाइड्रोजन थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, ये कार्बन भी इधर खिसक जाएंगे और ये हाइड्रोजन भी इधर खिसक जाएगा, और इस तरफ थोड़ी ज्यादा जगह बन जाएगी ना, क्लोरीन इधर जुड़ेगा। सिंपल बात, क्लियर है ये बात? यस सर। तो जहां से ग्रुप हटा, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से क्लोरीन जुड़ा, इसको बोलते हैं इन्वर्ट हो जाना। जैसे छतरी है, अब इसको हम छतरी की तरह अगर लें, अब ये चीज देखना कि अगर इसे छतरी की तरह देखते हैं, छाता होता है एक, ठीक है, वैसे अगर आप इसको शो कर रहे हो कि यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ठीक है, और इस जगह पर सपोज दैट यहीं पर R शो कर देता हूं मैं, ठीक है, तो ये छाता इस तरफ था और ये OH है, तो इस तरफ से सपोज दैट ये छाता ऐसे था, क्लियर है? लेकिन जैसे ही OH यहाँ से हटा तो यहाँ बन गई खाली जगह, यहाँ OH यहाँ से डेफिनेटली गायब होगा, है ना, और आएगा क्या, इस तरफ से आएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन इस तरफ से आएगा तो इनको दूर हटा देगा, इन सबको, तो ये छाता इन्वर्ट हो गया, उलट गया ये छाता एक हिसाब से, इमेजिन कर सकते हो? तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है उसके बारे में सुन लो भाई, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर रखा है? स्टीरियो आइसोमर पहले सुना है? हाथ थोड़ा होते हैं, बहुत। हाथ होते हैं हमारे, तो ये स्टीरियो आइसोमेरिक होते हैं, एक दूसरे के सेम एनेंशियोमर नहीं होते, एनेंशियोमर होते हैं एक दूसरे के, ये सेम नहीं होते हैं। मतलब हम कहें कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हो हाथ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ओवरलैप अपोजिट साइड से हो रहा है, याद रखो। नीचे ये वाला हिस्सा स्किन का अलग टोन होती है, ऊपर वाले की अलग टोन होती है, तो हमें स्टैक लगाना हो तो इस हाथ पर ये हाथ ऐसे रखना चाहिए ताकि नीचे से अलग टोन नजर आए, ऊपर से अलग टोन नजर आए। ऐसे ऐसे रखते हो तो अंगूठे दूसरी साइड चले जाते हैं, अगर ऐसे रख रहे हो, ये तो आमने सामने रख रहे हो, तो आप दोनों तरफ से क्या हो रहा है, उल्टा सिस्टम बन रहा है, ठीक है। अब ये चीज फिर भी समझ में नहीं आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सही तो है। दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको याद रखने, हाथ को याद रखने की बजाय पैरों को लर्न करो। पैरों में जो जूते डालते हो, शूज, लेफ्ट वाला राइट में डाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। पैर एक जैसे नजर आते हैं, लेफ्ट वाला राइट में क्यों नहीं डल सकता? थोड़ा सा वो कर्व होता है उसमें, उस कर्व की वजह से। तो हम कहें तो क्या हो गया, जूते को उल्टा करके पहन लो, जूता उल्टा तो नहीं हो सकता, है ना। इसी तरह से हमारे हाथ भी होते हैं, ये जो अंगूठा होता है ना, ये अंदर होता है, इस तरफ, हथेली की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होता। आपने ग्लव्स देखे? ग्लव्स में अंगूठा अंदर होता है। अगर वो 10 रुपए वाले सर्जिकल ग्लव्स देखे हो, प्लास्टिक वाले, रबड़ वाले जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है। वो लेफ्ट वाला राइट में नहीं पहन सकते। अगर राइट में, लेफ्ट वाला राइट में पहन रहे हो ना, तो अंगूठा यहाँ आ जाएगा, चारों अंगुलियां तो आ गई लेकिन अंगूठा यहाँ आ जाएगा।
उल्टा हो गया, यानी ये हाथ एक जैसे नहीं होते हैं, बट नजर आते हैं। हाथों को आप कह सकते हो ऐसे, सर हो सकता है ऐसे पॉसिबल है कि हम ऐसे बंद कर लें हाथों को और बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, लेकिन जूते एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते। लेफ्ट वाला जूता राइट पर ओवरलैप नहीं होता, किसी दूसरे पर्सन का या सेम आपका ही लेफ्ट जूता, आपके पास दो जोड़ी जूते हो बिल्कुल डिट्टो, सेम कंपनी सेम नंबर हो, तो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट उठा के एक दूसरे के ऊपर रखोगे, बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे ना, ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर है ना? सर नॉन इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम एनांटियोमर्स कहते हैं। वो बताऊंगा बेटा, अभी इतने बड़े बड़े वर्ड ऐसा मत पूछ बोलो। रही थी। हाँ, अभी वर्ड मत बोलो, मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, फिर वर्ड पे आएंगे। सर नाम देना आसान है, ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। मैं नॉन इम्पोजिबल, मिरर इमेजेस, एनांशियोमर्स, ये सारे वर्ड यूज करूंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपका लेफ्ट शूज के ऊपर आ सकता है अगर आपके पास दो जोड़ी सेम जूते हैं तो, यस सर, राइट वाला यस। राइट पर आ सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वो सेम टू सेम एक दूसरे के ऊपर स्टैक नहीं लगा सकते, है ना। तो यही चीज होती है कि हमें नजर आता है, तो सेम एज इट इज कार्बन के अंदर भी ऐसा ही होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर चारों अलग अलग कलर की चीजें लगा रहा हूँ। देखो, एक मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत होती भी नहीं है। दूसरा मैंने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। तीसरा अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, ब्रोमीन लगा देता हूँ, ठीक है। और एक और फोर्थ ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है, आयोडीन लगा देते हैं, दैट इज आयोडीन। अब ये चारों आपको लगता होगा कि अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं, याद रखना मैंने यहाँ मिरर रख दिया, क्यों? इससे इसको ना बनाना आसान है। मतलब यूं समझ लो कि अगर आप लेफ्ट जूता है आपके पास और राइट जूता बनाना चाहते हो, खुद बनाना है आपको, तो वो जो कर्व डालोगे राइट जूते में, वो आप लेफ्ट में ही डाल गए तो गलती हो गई, तो गलत हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आप उसकी कॉपी कर रहे हो और वो कॉपी नहीं हो रही आपसे। ये क्लियर है? यस गाइज, यस सर। है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास अगर राइट जूता ही हो, उसको कॉपी करना बहुत आसान है, उसको तो डिट्टो बनाना है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट वाले से राइट वाला बनाना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, राइट जूता लेंगे। राइट बनाना है तो राइट लीजिए, लेफ्ट बनाना है तो लेफ्ट लीजिए, पर कैसे? जूता तो एक ही हो, तो सिंपल है। आपको ये लेफ्ट वाला, मान लो कि ये राइट है सपोज दैट, तो और मुझे बनाना है लेफ्ट वाला जूता, तो मैं इसको मिरर के सामने रख दूंगा, तो मिरर के अंदर मुझे लेफ्ट शूज दिखाई देगा, लेफ्ट शूज दिखाई देगा मिरर में। तो देखो, मिरर के अंदर मैंने कार्बन को रख दिया। अब ध्यान देना, मैं वो सारी चीजें वैसे ही बना रहा हूँ जैसे थे ऊपर। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ, एक और चीज इसके अंदर कि मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, तीन चीजें ही प्लेन में रख सकते हैं, मैक्सिमम तीन चीजों को प्लेन में रख सकते हैं। चौथी और पांचवी चीज आप प्लेन में नहीं रख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या यस कह रहा सर। हूँ? करके देख लेना। यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया और ब्रोमीन को मैं लगा रहा हूँ आउट ऑफ प्लेन, यानी कि बिलो द प्लेन है। और एक और उसको मैं अलग कलर से लगाता हूँ, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन को लगा रहा हूँ वो अबव द प्लेन, ठीक है। इस तरह से हम ट्रायंगुलर शेप बना देते हैं इसकी, अबव द प्लेन। ये आयोडीन है अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है, एक अबव द प्लेन है। तीन ही चीजों को आप सही तरीके से रख सकते हैं, किसी भी चीज को तीन चीजों से, तीन तरीके से, सॉरी, तीन एटम्स को आप प्लेन में रख सकते हैं। कोई भी दो एटम तो प्लेन में हो सकते हैं ना, बड़ा बिल्कुल। आराम से पेपर के ऊपर लगा सकते हैं। तीसरा एटम अगर प्लेन में लगाना हो, तीसरा एटम, तो उन दो एटमों से जैसे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इन तीनों को आप प्लेन में रख सकते हैं। कौन सा प्लेन? भाई तिरछा हो, टेढ़ा हो, ट्रायंगुलर हो, कैसा भी है, दो दो एटम्स हैं आपके पास और इन दोनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया और ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल तीसरा कार्बन के साथ, यस, है ना। तो इन तीनों को आपने प्लेन में रख दिया, तो बाकी के दो एटम आते हैं, वो आप प्लेन में नहीं रख सकते। वैसे तो आप लाखों एटम्स को प्लेन में रख सकते हैं, बट अगर लाखों एटम सारे ही एक दूसरे से ऊपर नीचे हों, इधर उधर हों, तो आप मैक्सिमम तीन एटम को प्लेन में रख सकते हैं। चौथा और पांचवा एटम को आप प्लेन में नहीं रख पाएंगे। अगर वो प्लेन में नहीं है तो सभी एक जैसे प्लेन में नहीं आने वाले। तीन एटम तो कोई भी उठा लो दुनिया में, कहीं से भी उठा लो, कितना भी कोई ऊपर हो, कितना भी कोई नीचे हो, आप उन तीनों एटम से एक प्लेन बना सकते हो, एक प्लेन में उन तीनों को रख सकते हो, ठीक है। लेकिन चौथे एटम को नहीं रख सकते अगर वो ऊपर नीचे है तो चौथा और पांचवा एटम डेफिनेटली इसमें अंदर और बाहर होते हैं, कार्बन के अंदर। अब होगा क्या, मैं इसका मिरर देख के इसी का दूसरा शेप बना रहा हूं। तो मैंने क्लोरीन बनाया, तो देखो भाई क्लोरीन क्या है,
मिरर में क्लोरीन इस तरफ आएगा कि उस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा ना, राइट की तरफ, ऐसा ही दिखाई देगा, यस सर। है ना? ये याद रख लेना, मिरर के अंदर जैसा शो होता है वैसा शो करेंगे हम। फिर उसके बाद ब्रोमीन नजदीक है, तो ब्रोमीन, जो चीज नजदीक है वो नजदीक नजर आती है मिरर के अंदर, जो दूर है वो दूर नजर आती है। तो आयोडीन सबसे दूर है, तो ये सबसे दूर नजर आ गई। अब हमें लगेगा कि हमने ये सेम शूज बना दिया, लेकिन ये अगर लेफ्ट राइट है तो ये लेफ्ट बनेगा अपने आप। कैसे? क्या इन दोनों को उठा के आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो, परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर? अब अगर आप कोशिश करो, कोशिश करके देखना, हाइड्रोजन को टॉप से पकड़ो और आप कहो कि मैं इसको थोड़ा घुमा देता हूं, आयोडीन की साइड आयोडीन आ जाएगा, ऐसे करके, है ना? जैसे मैं अब आपको बताऊं कि किस चीज से आप इसको पकड़ के ऐसा कर सकते हो। तो देखो, ये आयोडीन और ये क्लोरीन, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, इन दोनों को ऐसे ऐसे घुमा दिया। जैसे अगर आप मेरे को आपको मेरी फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे करके ऐसे पलट दिया, लेफ्ट वाली राइट में आ गई, राइट वाली लेफ्ट में, क्लिविश बन गया, अंधेरा कायम रखो, है ना? वैसा ही। तो यहां से अब आपको ये चीज ऐसे लगेगी कि हाँ मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। इससे क्या होगा? क्लोरीन का प्लेन नहीं बदले, वो तो प्लेन में थी, प्लेन में वापस आ जाएगी, ठीक है? और वो उसी तरफ क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगी, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, कार्बन पर कार्बन। बट आयोडीन अबव द प्लेन थी, मेरी तरफ। अब क्या हो गई? अब आपने आयोडीन को पलट दिया, वो बिलो द प्लेन चली जाएगी दूसरी तरफ। और ब्रोमीन बिलो द प्लेन थी, वो अबव द प्लेन आ जाएगी। मतलब आप इनके ऊपर रखना चाहोगे ना, तो इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस जगह पर ये ब्रोमीन जो है ये अबव द प्लेन हो जाएगी, ब्रोमीन। और आयोडीन जो है वो बिलो द प्लेन आएगी, नेक्स्ट आयोडीन। मतलब ये एक दूसरे से दूर होंगे। आपको लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आ गए, फिट नहीं हुए, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। बट अगर सेम एटम होता ऐसा ही, तो मतलब राइट वाला ही एटम होता, अब जरा ये चीज सोचना कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट वाला ही एटम होता, तो आयोडीन के ऊपर आयोडीन आ जाता, है ना? ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन आ जाता, क्लोरीन पर क्लोरीन आ जाता, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन आ जाता। बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाते ना। आप देखो ये परफेक्ट फिट है एक दूसरे के ऊपर। यस, क्लियर है? यस बेटा, ये समझ में आया सबको? सर लास्ट वाला नहीं, यस जो भी आपने बताया यस था। सर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर अगर एक ही जूता है लेफ्ट वाला, सेम एक और जूता है लेफ्ट पैर वाला, वो तो एक दूसरे पर फिट आ रहे हैं, स्टैक बाय स्टैक। यस सर। यही मैंने कहा कि अगर सेम राइट वाला ही मेरे पास मॉलिक्यूल होता, आर जिसके नीचे लिखा हुआ है मैंने, राइट वाला वो एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्ट आते। बट लेफ्ट वाला अगर होता, मतलब उसका मिरर इमेज, मिरर इमेज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं असलियत में उसको बना नहीं सकता हूं, ठीक है? उसकी कॉपी नहीं कर सकता, तो मिरर में देख के उसकी कॉपी कर सकता हूं। अगर आप लेफ्ट जूते को मिरर में देखोगे ना, एक टांग पे खड़े हो जाइए, लेफ्ट जूते को मिरर में देखिए, तो आपको राइट वाला जूता दिखाई देगा। फिर राइट वाले से उसको कंपेयर करके देखना, बिल्कुल वही होगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है ना? तो वही चीज यहां पर है कि ये लेफ्ट और राइट है, ये दोनों चीजें लेफ्ट और राइट हैं। कार्बन के अंदर 4 अगर ग्रुप लगे हों, तो चारों ग्रुप के अंदर 3 एटम प्लेन में हो सकते हैं, 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। और उन 2 एटम से अगर चारों ग्रुप अलग हों, ये कंडीशन है, याद रख लेना, अगर चारों ग्रुप अलग हों तभी लेफ्ट राइट वाली पोजीशन बनती है। अगर 2 ग्रुप भी सेम हो गए ना, जो कार्बन के साथ लग रहे हैं, टोटल एटम 5 बनेंगे कार्बन को जोड़ के, तो कार्बन को निकाल के 4 जो ग्रुप जुड़े हैं कार्बन के साथ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो चारों ग्रुप्स के अंदर 2 ग्रुप भी अगर सेम हो गए, तो वो मिरर इमेज, वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सेम एटम है, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है। लेफ्ट लेफ्ट जूता लेफ्ट ही है, राइट जूता राइट ही है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ही बनाएंगे। वो कभी भी अलग तरह का शूज जैसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, उसमें ऐसा बनेगा ही नहीं। उसकी मिरर इमेज को बनाओगे तो भी वो सेम ही एटम बनेगा। लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग हैं, तो 2 डिफरेंट टाइप के एटम मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं कार्बन से। और ये दोनों लेफ्ट और राइट जो दिखाई दे रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों डिफरेंट है? ये बिल्कुल हमारे जूतों के जैसे हैं कि एक लेफ्ट शूज है, एक राइट शूज है। क्लियर है? तो ऐसी चीजें जो हमारे शूज के जैसी हों, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये लेफ्ट और राइट वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, सेम नहीं है ये, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे हमारा लेफ्ट जूता, उसका अगर फोटो खींचोगे तो वो राइट में नजर आएगा, और राइट जूता उसका अगर फोटो खींचोगे तो वो लेफ्ट में नजर आएगा। समझ में आ रहा है? उसका अगर मिरर में अगर उसका फोटो देखोगे तो वो लेफ्ट वाला नजर आएगा, वो लेफ्ट वाले को कॉपी कर लेगा। ये क्लियर है? जी सर। तो इनको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर पूरी फिट ना हो सके। पूरी फिट नहीं हो रही मतलब वो सेम मॉलिक्यूल नहीं है, अलग है वो। तो जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे पर पूरी फिट ना हो सके, और इसको पूरी फिट ना होने को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल।
नॉन सुपर इम्पोजेबल, द मोलिक्यूल्स whose, ये वाली तो हो रही है, ये वाली क्या तो हो रही है क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया। सर, ये वाली तो हो रही है हमारी। रवि क्या कह रहे हो? ये वाली सुपर नहीं हो रही, इम्पोसिबल। बताओ कैसे हो रही है। यही तो बता रहा था, सुपर इसको अगर हम घुमा दे इम्पेजेबल। तो हो जाएगी ना। घुमा दोगे सर तो देखो घुमा दे मैंने तो हो क्या जाएगी। बोला। हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, घुमा दोगे तो मैंने क्या बोला था। याद करो, ये जो निशान लगा रखा था मैंने ग्रीन पेन से, ये लो येलो से लगा दिया। क्लोरीन और आयोडीन को घुमा दिया, आयोडीन अबव द प्लेन है, वो बिलो द प्लेन नहीं हो जाएगा? यस सर। सोचो। यस सर। तो बिलो द प्लेन, और उस तरफ तो आयोडीन अबव द प्लेन है, तो एक दूसरे के ऊपर फिट कैसे हुए? नहीं हुए। क्लियर है? ओके सर। यस सर। है ना? तो इसलिए, हाँ, तो इसलिए ये दोनों किसी भी तरह से आप सारे कॉम्बिनेशन जोड़ के देख लेना, एक या दो कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं, सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, किसी भी तरह से एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हो ही नहीं सकते। आप हाइड्रोजन को ऊपर कर दो, नीचे कर दो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टेढ़ा बना देता ना, तो आपका बिल्कुल ही दिमाग घूम जाता कि सर ये बना क्या दिया, हमारे तो समझ से पार है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को टेढ़ा बना देता, चलो मैं इसको टेढ़ा बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लेफ्ट को लेफ्ट लिखते हैं, राइट को राइट लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं टेढ़ा बनाऊं, टेढ़ा कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो अगर मान लो ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन मैंने रख दिया, ठीक है, और इस तरफ मैंने क्लोरीन बना दिया, इस तरफ यहाँ पर मैंने ब्रोमीन बना दिया, और यहाँ पर मैंने आयोडीन रख दिया। अब आपको मैं बोलूं कि अब इसको इसको इसके साथ चेक करो, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसको पहले सीधा करते, फिर उसके बाद इसको घुमा के देखते, है ना, उल्टा पुल्टा कैसे भी करो, कुछ भी करो। ये तो बहुत सिंपल बनाया मैंने, तब भी ये इतना कॉम्प्लिकेट नजर आ रहा है। तो सोचिए, आपको मॉलिक्यूल किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में नजर आ सकता है, किसी भी फॉर्म में दिखाया जा सकता है, और उस तरह उसको हर तरह से इमेजिन करके, इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री को इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो हर तरह से उसको इमेजिन करो, बार बार प्रैक्टिस करो और सोचो, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। कुछ याद करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, और फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करके फिर याद करना पड़ता है, फिर से याद करना पड़ता है, और लास्ट में फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। तो ये है वो स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो मैं यहाँ वर्ड लिख भी रहा हूँ, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। सर सुपर क्यों कह रहे हैं, मतलब नॉर्मल इम्पॉसिबल भी तो कह सकते हैं। सुपर इम्पोजेबल का मतलब बेटा बेटा सुपर इम्पोजेबल मतलब परफेक्टली, पूरी तरह से। इम्पोजेबल मतलब उसके ऊपर फिट हो रहा है, सुपर इम्पोजेबल मतलब पूरी तरह से 100%। ठीक है। जी सर। नॉन सुपर इम्पोजेबल, डबल एम आएगा शायद इसमें, है ना? स्पेलिंग आती है भी किसी को? सर सिंगल ही आता है शायद। सिंगल आता है? हाँ इम्पोजिबल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सिंगल ही आएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मिरर इमेज होना चाहिए वो, एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक को देखोगे उसके मिरर में तो वो दूसरा नजर आएगा, मिरर में वो खुद की शक्ल नहीं नजर आती उनको, उसका दूसरा पार्टनर नजर आता है उनको मिरर में, आप ये कह सकते हैं। तो यानी ये दोनों मॉलिक्यूल रियल में एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए? मिरर इमेज। सर रियल में पॉइंट एक बार बता दीजिए। एक मिनट, एक बताता हूँ, ठीक है। इमेजेस होते हैं उनको बोलते हैं एनेंशियोमर। कॉल्ड, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। आपका लेफ्ट और राइट शूज रियल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट शूज को मिरर के सामने ले जाओगे तो राइट शूज नजर आएगा, और राइट वाले को लेके जाओगे तो लेफ्ट शूज नजर आएगा। समझ गए? तो मैंने यहां पर बीच में मिरर रख दिया, और मैंने सिर्फ एक ही मिरर रख दिया, ठीक है। तो मिरर के अंदर देखा कि मिरर के अंदर मुझे एक मॉलिक्यूल रखा था तो दूसरा नजर आ रहा है, तो आपको लगेगा कि दूसरा दूसरा वाला मॉलिक्यूल तो इमेज है। बेशक इमेज है, बट वैसा मॉलिक्यूल सच में बनाया जा सकता है, और वैसा मॉलिक्यूल सच में होता भी है। समझ गए? आपने तो इमेज इमेज देखी, बट इमेज वाला मॉलिक्यूल सच में बनाया भी जा सकता है और सच में होता भी है। इसलिए अगर वो दूसरा मॉलिक्यूल जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, अगर उसका सच वाला रूप फॉर्म सामने आ जाए, तो हम उन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की फोटोकॉपी बोलेंगे, मिरर इमेज बोल सकते हैं ना। एक दूसरे की मिरर इमेज, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है, और ये वाला इसकी मिरर इमेज है। क्लियर है? और ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, और ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट और राइट वाले जूते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट वाले जूते होते हैं। क्लियर है? सर आपको कैसे पता कि उसकी मिरर इमेज जो है वो असलियत में एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल करती है बेटा, ऐसा क्यों नहीं बना सकते। आपका लेफ्ट जूता अगर देखोगे तो राइट में शूज होता है, तो राइट जूता आपके पास है नहीं क्या? है ना? है।
बस वही बात यहाँ है, मॉलिक्यूल हमने दोनों बना रखे हैं, साइंटिस्टों ने बना रखे हैं, उन्होंने चेक भी किए हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो बिल्कुल ट्रू है। ओके सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा एनेंशियोमर क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम SN2 मैकेनिज्म करते हैं तो यहाँ छतरी की तरह पलट जा रहा है सिस्टम, पलट गया ना, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ ये जो लिखा हुआ था इन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर वो लेफ्ट जूता था तो वो राइट जूता बन जाएगा। क्लियर है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लेफ्ट जूता था तो राइट बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर इनमें से किसी को बदलना हो, लेफ्ट वाले को राइट बनाना हो, तो क्या करें भाई? आपको क्या करना होगा ऐसे लेफ्ट वाले को राइट बनाने के लिए? या तो SN2 कर दो, या करें ब्रोमीन और आयोडीन को दोनों को तोड़ के ना, ब्रोमीन को अबव द प्लेन कर दो, आयोडीन को बिलो द प्लेन कर दो किसी एक मॉलिक्यूल में, तो वो क्या बनेगा? वो दूसरे वाला बन जाएगा अपने आप। अपने आप सिर्फ एक इंटरचेंज कर दो, इसको बोलते हैं एक इंटरचेंज करना। ब्रोमीन और आयोडीन को बदल दो आपस में, इसको बोलते हैं एक इंटरचेंज करना। ये बात समझ में आई मेरी किसी को? अगर मैं इन दोनों को आपस में बदल दूं, अब वाला बिलो, बिलो वाला अब हो जाए, तो ये असली वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। आप कहेंगे ये तो है ही नहीं, ये है, इसको अब आप मान लो कि ये सचमुच है, एक लेफ्ट का जूता है, एक राइट का जूता है। तो मैंने अगर लेफ्ट और राइट जूते में से दो एटम्स को, राइट वाले में से दो एटम को हटा के एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर दी, तो वो लेफ्ट वाला जूता बन जाएगा। और लेफ्ट वाले में अगर ऐसा किया तो वो राइट वाला जूता बन जाएगा। और और वो मैं कोई भी दो एटम कर सकता हूं। आपको लग रहा है सिर्फ इन दोनों को? अगर मैं इन दोनों को बदल दूं तो हाइड्रोजन क्लोरीन को, तब भी वो राइट वाला लेफ्ट वाला बन जाएगा। यस बेटा, ये बात समझ में आ रही है? कोई भी दो बदल दो आपस में तो दूसरा बन जाएगा, और फिर से एक बार और बदल दो तो वापस वही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सर ये इन्वर्जन खुद हो रही है या फिर हम मतलब करवा रहे हैं? ये तो हम करवा रहे हैं, ये तो हम करवा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जनरल, ये तो हम करवा रहे हैं कि हम ऐसा करें तो वो वैसा बन जाएगा, हमारा लेफ्ट जूता राइट हो जाएगा, अगर हम उन दोनों को तोड़ के, बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर वापस में जोड़ेंगे। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, वो एक अलग मैटर था। ठीक है, ये एक अलग कहानी थी कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कहोगे सर इन्वर्जन तो हो रहा है, लेकिन एक चीज बताओ आप कि ये यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा था, यहाँ R जुड़ा था, यहाँ OH जुड़ा था, अब आपने OH की जगह तो क्लोरीन जोड़ दिया, OH को हटा दिया, तो ये तो मॉलिक्यूल ही बदल गया। बिल्कुल मॉलिक्यूल बदल गया, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल एक और एग्जिस्ट करता हो तो वहां पर क्या होने वाला है? वहां पर इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीज को डिफाइन कर रहा हूँ कि वो इन्वर्जन, इसलिए इसको इन्वर्जन गिना जाता है। ये तो सिर्फ मैकेनिज्म में दिखाया कि इन्वर्जन ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में आपको इन्वर्जन अगर यहाँ करना हो तो उसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक सर है, बट ऐसे बॉन्ड्स थोड़ी ना तोड़ सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, और मतलब सर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम बॉन्ड तोड़ के फिर दूसरे से जुड़वा रहे हैं, वो जैसे तो, भी आप बता रहे थे। हाँ मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है बॉन्ड पॉसिबल नहीं, लेकिन समझाने के लिए तो तोड़ सकता हूँ ना। इसको लेफ्ट राइट ही तो करना है मेरे लिए, मेरे को क्या दिक्कत है, बनाना ही तो है ना। समझाने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा बेटा। अगर उसको मैकेनिज्म के थ्रू और फिर मैकेनिज्म में उसको समझने की कोशिश करोगे वो बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसको फॉर्मल एग्जांपल की तरह लो और उसके बाद में सोचो समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बनेगा कैसे? वो तो हम मैकेनिज्म से ही बनाएंगे, उसको केमिकल डाल के ही बनाएंगे, ऐसे थोड़ा हाथों से थोड़ा तोड़ा जाएगा। फिर तो आप ये कह लो सर आप जूते का एग्जाम्पल दे रहे हो, वो तो इससे एनालॉग ही नहीं होगा, है ना। तो यस कहने सर। की बात है ना, वो तो जनरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है, कोई भी दो एटम्स को आपस में इंटरचेंज करने से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ वो चीज मैं इमेजिन करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, वो इंटरचेंज होगा कैसे? हाथ से नहीं होने वाला है। ठीक है, वो इंटरचेंज करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स जोड़ने पड़ सकते हैं, तोड़ने पड़ सकते हैं, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जी आगे सर। बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो SN2 तो ठीक है समझ में आ गया। अब SN1 में क्या होगा? अब जरा ये देखो जरा, ये मैं फिर से SN1 पे आ गया घूम फिर के। SN1 मैकेनिज्म था ना यूनिमोलिकुलर वाला, इसके अंदर हमारे पास एक कार्बोकैटायन है। इसमें यस सर। क्लोरीन, जहां से OH टूटा, वाटर जहां से रिप्लेस हुआ, वहीं पर क्लोरीन जाके जुड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? जरा ये देखो, ये कैसा बन जाएगा? जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा ना, जब ये अकेला रह जाएगा, ये ऐसा होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा नहीं होगा कि ये इसके इस तरफ और इस तरफ ही CH3 ग्रुप लगे हों और एक साइड इसने बिल्कुल खाली छोड़ रखी कि आओ भाई क्लोरीन, मैंने तेरे लिए जगह बना रखी है। नो, ये ऐसा होगा। इसमें क्लोरीन कहां से घुस सकता है? इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आ सकता है तीनों साइड से। यस सर।
तो इसका मतलब यहाँ क्लोरीन क्योंकि तीनों साइड से आ सकता है, तो भाई कोई दो साइड से आएगा तो हो सकता है कोई एक पॉसिबिलिटी हो, लेकिन तीसरी साइड से आएगा तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बदल जाएगी। तो इसमें क्या बनता है, इसके अंदर एनेंशियोमर जो बनता है ना, अब ये बता देता हूं, इसके अंदर क्लोरीन दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर दिया, और एक और, चलिए मैं इसको जो बनाया था इसी को थोड़ा एडिट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्लोरीन क्या कर सकता है, यहां से भी एडिट हो सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, या फिर अगर मैं कहूं कि क्लोरीन नेगेटिव जो है वो इस तरफ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। एक क्लोरीन थोड़ा हुआ, बहुत सारे क्लोरीन होंगे, तो अटैक किसी भी तरफ से हो सकता है। तो यहाँ पर ये रिजल्टेंट हमने दिखा तो दिया, बट इस रिजल्टेंट को प्लस में डाल के, और मैं इस रिजल्टेंट को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया और इस तरह से, बट यहाँ तो ग्रुप सेम है, सारे के सारे ग्रुप सेम है ना, सभी CH3 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 हैं, तो सारे ग्रुप अलग होने चाहिए तभी वो पॉसिबल है, ठीक है, ये मैंने बोला था। बट फिर भी हम इसको इमेजिनेट कर लेते हैं कि अगर ये एनेंशियोमर बनाता और ये सारे ग्रुप अलग होते, तो इस तरह से लेफ्ट और राइट दो तरह के एनेंशियोमर इसमें कोई भी बन सकता है, दोनों बनते हैं, ठीक है। तो यहां इसलिए मैं अब इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, आपके लिए फाइनल आंसर ही काफी है। एज, अब यहां इसको मैं थोड़ा बॉक्स करके यहां लिख देता हूं इसको, as Cl negative can attack from सर the, हाँ बेटा। सर अभी जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था सर, उसके हम्म, हिसाब से देखें तो सर, अगर क्लोरीन मतलब जो दो साइड बताई, उन दोनों में से कहीं से भी एक जगह से अटैक कर, तो सर बात तो सेम ही है ना, तो हम दो डिफरेंट इस साइड्स केस क्यों में कह रहे हैं? इस केस में सेम है क्योंकि यहाँ CH3 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 सारे लगे हुए हैं, बट अगर तीनों अलग ग्रुप हो, तीनों अलग ग्रुप हो, तो एनेंशियोमर तभी बनते हैं ना जब चारों ग्रुप अलग हो। सर फिर तो एंगल भी डिफरेंट होगा। एंगल तो बाद में सेम हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एंगल चार चीजें जुड़ने के बाद में अपने आप सेम हो जाता है, यस सर। एडजस्ट हो जाता है, वो एडजस्ट हो जाता है, पन्ने के बाद वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मान लो कि चारों ग्रुप अगर सेम अलग होते और तब क्लोरीन अलग अलग डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनने के बाद क्लोरीन अलग अलग डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन तीनों तरफ से सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, यस। चारों तरफ से, तो इसलिए वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। जब कहीं से भी अटैक कर सकता है तो डेफिनेट सी बात है क्लोरीन कैन अटैक फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। सो बोथ एनेंशियोमर, ई लगेगा वो, एनेंशियोमर कैन फॉर्म सर बोथ क्यों? इनएंशियोमर तो अपने आप में 50 ही है। 50 50 50% चांसेस। बोथ मतलब बेटा एनेंशियोमर, एनेंशियोमर दोनों तरह के, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, उसे ऐसे समझ लो। अब उसको कैसे लिखूं आप बताओ फिर जैसे सर नहीं, लिखना चाहो। मतलब इनएंशियोमर तो अपने आप में ही पेयर है ना, इसलिए। एनेंशियोमर्स, हाँ दो एनेंशियोमर्स आपस में पेयर होते हैं, बट आपके समझने के लिए बोथ लिख रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो तो मैं काट देता हूँ, फिर वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर समझ गए ना, ठीक है, वो सिंपल वर्ड्स के लिए सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ बेटा, वरना बुक्स में ऐसा सब कुछ लिखा होता है, आपको पढ़कर अगर समझ में आए तो फिर डेफिनेटली मेरी जरूरत बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर कोई कोई चीज ऐसी होगी। इसीलिए हम लोग जो लिखते हैं ना, कई बार आधा अधूरा लिख देते हैं, जब कोई दूसरा टीचर चेक करता है ना, कहता है यार इसमें तो ये पॉसिबिलिटी रह गई, बिल्कुल रह जाती है वो पॉसिबिलिटी, हम मानते हैं, लेकिन बच्चों को वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन देखते हैं। बट जब मैं बुक में लिखने लगूंगा, अगर मेरे को खुद की बुक लिखनी हो तो मैं भी उतना ही टिपिकल लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर बोथ नहीं लिखना, ये गलत है। आई नो दिस वेरी वेल। मैंने बोथ एनेंशियोमर लिखा, बोथ एनेंशियोमर्स लिख सकता था। एनेंशियोमर मतलब एक एक की बात कर रहा हूँ कि दोनों एक एक बन सकते हैं। इसका अपने आप में मतलब अगर निकालना चाहो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अगर रिवर्स करना चाहोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ जी गए। सर। तो इस तरह से ये भाई SN1 में ये होता है। अब आपको सामने क्लियर है SN1 के अंदर क्या होता है, कि दोनों एनेंशियोमर बन सकते हैं क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता है। SN2 के अंदर क्या होता है, लेफ्ट और राइट में से एक ही एनेंशियोमर बनेगा एक टाइम पर, और वो भी इन्वर्जन वाला, यानी पहले जो था जिस भी फॉर्म में था उसका इन्वर्ट बनेगा, उसका उल्टे वाला बनेगा, ठीक है। और ये यस सर। बाईमोलिक्यूलर होती है। बाईमोलिक्यूलर, साथ में एक और चीज याद रखना, बाईमोलिक्यूलर का मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका क्या होता है, फर्स्ट वाले का फास्ट क्या होगा। था, नहीं 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 फर्स्ट नहीं, वाले। फर्स्ट वाला फर्स्ट ऑर्डर था, ये वाली सेकंड ऑर्डर होती है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका सेकंड होगा, ऑर्डर भी सेकंड है, बाई मोलिकुलर मतलब एक साथ दो मोलिक्यूल एक टाइम पर एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज इट। अब यहाँ पर रिएजेंट देखो भी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री उससे कम होता है, मिथाइल उससे कम होता है। तो जो सबसे कम है 1 डिग्री और मिथाइल, देख लो जरा, 1 डिग्री जो है वो कम है और 1 डिग्री से मिथाइल ज्यादा है, मिथाइल ज्यादा है 1 डिग्री से भी, ये ये ध्यान रख लेना। SN1 का है ना सर? हाँ, ये SN1 का मैकेनिज्म है। क्लियर है? रिएक्टिविटी ऑफ HX, ये सिर्फ रिएक्टिविटी है कि रिएक्टिव कौन सा ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि ये कौन सा पहले करेगा कौन सा बाद में करेगा, ये चीज नहीं देखनी है। आपको पता है ये 2 डिग्री वाला यहाँ जो हमने दिखा रखा है वो 1 डिग्री वाला, प्राइमरी अल्कोहल ओनली क्या करता है SN2, और वो दोनों SN1 करते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो ये हम जानते हैं HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HCl HBr वो वीक होते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, याद है ना। यस। एल्कोहल्स विद HCl, तो एल्कोहल HCl के साथ में अगर एल्कोहल की रिएक्शन हो, HCl के साथ एल्कोहल की रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर से आया हुआ है, और ये क्या है भाई, ZnCl2 के साथ कैटलिस्ट के साथ में करते हैं, याद है कौन सी थी ये, ग्रूव प्रोसेस। ल्यूकास रिएजेंट। हाँ, ल्यूकस रिएजेंट विद द हाइड्रोक्साइड, ये एनहाइड्रस ठीक है। NaCl। जिंक क्लोराइड ए गुड लेविस एसिड दैट कैन एक्ट, तो वो सब चीजें आप कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, ये SN2 मैकेनिज्म से इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसलिए इसको दोबारा से मैंने डाल रखा है। तो ये देखो क्या होगा भाई, सबसे पहले ROH है, ZnCl2 था, ZnCl2 क्या करेगा, ROH के ऊपर ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, जिससे जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब फर्दर, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से लेना शुरू करेगा, है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन ROH यानी इस R से अपना ये वापस लेना शुरू करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिससे खींचेगा। हाँ क्लोरीन उससे जुड़ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि R क्लोरीन इसके साथ जुड़ रहा है और ये पूरा का पूरा R इसके साथ जुड़ गया और ये पूरा का पूरा यानी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर भी ले लिया, लेकिन फिर भी जिंक इसको छोड़ के नहीं जाता, ये भी एक कमाल की बात है, यानी इसे स्टेबल, इसीलिए ये थोड़ा इसको और भी स्टेबल करता है। समझ में आ गया? थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो क्लोरीन जिंक क्लोराइड इससे जुड़ा हुआ था वो H पॉजिटिव आयन लेकर वाटर और जिंक क्लोराइड फिर से अलग कर देगा। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी याद करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस गाइस, क्लियर है? सर एक बार फिर से बताऊं एक बार, देखो सर क्या होता है। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, बता दीजिए। हाँ देखिए, ZnCl2 है, ZnCl2 जिंक जो होता है ना, बस ये याद रख लो कि जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज है। वैसे तो हम कहते हैं कि जिंक जो है वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के बैठा है, फिर फिर क्या करेगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसका डी ऑर्बिटल खाली होता है तो डी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और जिससे ऑक्सीजन से एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बाई मोलिकुलर बन गया, 2 मोलिक्यूल एक साथ आ गए एक हिसाब से। ठीक है, फर्दर क्लोरीन इस पे अटैक करता है, आर को ले जाता है क्लोरीन, ठीक है, तो RCl का बॉन्ड बन जाता है और वो उसके साथ जुड़ा रह जाता है, दैट इज इट, ये इसका मैकेनिज्म है। और फर्दर यहाँ पर नीचे उन्होंने क्या किया कि जो जिंक क्लोराइड विद OH नेगेटिव था ना, OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव के साथ, ये देखो H पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, यहाँ से H को ले जाता है, ZnCl2 और वाटर निकल जाता है। क्लियर है? यस सर। अब आगे देखिए, आफ्टर द रिएक्शन ए टर्बिडिटी अपीयर, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में करवा दिया था, टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी 3 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस के अंदर 5 मिनट बाद होगी और 1 डिग्री के केस के अंदर होती ही नहीं है, उसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वही चीज सेम टू सेम ल्यूकस टेस्ट लिख रखा है, ल्यूकस टेस्ट। टर्बिडिटी मतलब वो धुंधलापन जो आता है ना? हाँ, धुंधला हो जाता है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। ल्यूकस टेस्ट ये आप फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हो, तो इसके ग्रुप केस में नहीं जाए। हाँ, ग्रुप प्रोसेस में, तो इसके प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको ये मैकेनिज्म दिखाना चाहता था, सिर्फ मैकेनिज्म, नथिंग स्पेशल इन दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हैंस ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये भी हम कर चुके हैं, ऐसा नॉन मैकेनिज्म फॉलोड, बट इन केस ऑफ प्राइमरी एंड मिथाइल अल्कोहल SN2 मैकेनिज्म विल फॉलो। ऑब्वियस है भाई, प्राइमरी या मिथाइल अल्कोहल में SN2 मैकेनिज्म होता है और बाकियों में 3 डिग्री में, सेकंड डिग्री में SN1 होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। कैन एराइल, नेक्स्ट टॉपिक है भाई अभी आपका, एराइल हैलाइड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, एराइल हैलाइड को फिनोल से बना सकते हैं,
यानी इसका सर OH एराइल ग्रुप क्या होता है? एराइल मतलब बेंजीन लाइक ग्रुप। वैसे मैंने आपको बोला था एरोमेटिक, एरोमेटिक भूल यस गए? सर, याद है एरोमेटिक बेंजीन के याद एरोमेटिक है। है ना, वो एराइल बेंजीन के लिए, एरीन या एराइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के लिए होता है। एराइल ग्रुप बेंजीन के लिए यूज होगा, एरीन मतलब सभी जो एरोमेटिक हक्कल के लिए। हाँ, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या है, एराइल हैलाइड बी प्रिपेयर्ड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर आप हैलोजन लगाना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ जो शो कर रखा है ना, ये बहुत भयंकर वाला काम है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, बुक्स में भी बड़ा अच्छे से दिया होता है, एक्सप्लेन किया होता है। तो ये प्रिपेयर हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, कैन नोट, ये लिखा हुआ है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। रीजन? रीजन बताता हूँ, ठीक है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनोल ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ एक रीजन देके इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको इसके काफी सारे रीजन बताता हूँ। पहली बात तो बेंजीन जो है, और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, और ये रहा H। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं हर ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि बेंजीन रिंग जो है, अब ये चीज लर्न रखने वाली, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग भी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होती है, दोनों है। क्योंकि डबल बॉन्ड घूम रहे हैं तो अंदर से एक डबल बॉन्ड दे भी सकती है, और डबल बॉन्ड भले ही घूम रहे हो लेकिन एक लोन पेयर लेके नेगेटिव चार्ज बना के भी बेंजीन रिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को भी घुमा सकती है अपने ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, डोनेट भी कर सकती है, लेकिन इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। ये बात आपको याद रखनी है। यानी OH ग्रुप फिनोल के अंदर बेंजीन क्या करती है, बेंजीन ऑक्सीजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेती है, और अगर ये ऑक्सीजन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी तो क्या कहानी बनेगी इसके साथ, अब वो चीज देखना। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बेंजीन के डबल बॉन्ड रोटेट करने आते हैं सभी को? थोड़े बहुत। थोड़े बहुत आते हैं तो पूरे सीख लेना आज, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसके, एक एक करके आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से आने ही चाहिए। आई डोंट नो हाउ यू विल डू दैट, लेकिन अभी मेरे साथ नोटबुक लेके अगर बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन का हिसाब आ जाएगा, और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है एक बार और बना लोगे, एवर फॉर एवर लगभग याद हो जाएंगे। तीसरी बार लेक्चर से पहले अगर कर लोगे तो मैकेनिज्म, सारे मैकेनिज्म आपको चुटकियों का खेल लगेंगे। 3 बार भी नहीं करोगे तो फिर सारी उम्र ये मुश्किल ही लगेंगे, ये भी बता देता हूँ। तो होता क्या है, ये यहाँ आया तो इससे क्या होगा, तो पहले जो मैं बना रहा हूँ अब जरा ध्यान दे लेना। यहाँ पर ये आ गया तो डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर मान के चलो डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर इसका चला गया, है ना, पूरा एक लोन पेयर चला गया। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास यही है, अभी भी बॉन्ड में है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन को दे दिया। अब ये जो कार्बन था इसके पास में देखो क्या था, ध्यान दे लेना। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सीख गए तो आगे वाले सारे स्टेप आ जाएंगे। यहाँ एक बॉन्ड है ऑलरेडी, ये वाला, है ना ये बॉन्ड। अब यस सर। ये जो बॉन्ड है इसकी वजह से 4 बॉन्ड तो पूरे थे कार्बन के, तो ये बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो कोई भी बॉन्ड नहीं टूटा अभी तक, तो कार्बन के तो सारे बॉन्ड 4 पूरे हैं, तो 5वां बॉन्ड कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड टूट गया, ठीक है। इसको आप ऐसा देख सकते हैं, कार्बन को लिख के देखिए ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के सारे सारे बॉन्ड में आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है, ऑक्सीजन है, H है, एक लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर। तो ये वाला जो बॉन्ड है, अब देखो कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, है ना, 5 हो गए ना, 2 इस कार्बन के पास, यहाँ हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, याद रख लेना। OH वाले के पास नहीं है, बस ये भी कार्बन था, ठीक है। हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है, OH वाले के पास OH था हाइड्रोजन की जगह पर। तो देखो 2 ये रहे, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो इसी कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, तो इसको जरा इस तरह से शो कर सकते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान देना कि इसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। ये यहाँ कार्बन यही रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड इसके 3 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए अब टोटल, 3 ने बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा इसके पास है। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक एक्स्ट्रा हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ये समझ में आया ये? जी सर। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, अब जरा हम उसको रियल तरीके से लिखते हैं। रियल तरीके में मतलब कि एक्चुअल में उसको दिखाते कैसे हैं वो लिख रहा हूँ अब।
इस छोटे वाले डायग्राम में, तो इस एरो को हम ऐसे नहीं दिखाते कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, दोनों सर क्या इलेक्ट्रॉन क्या कार्बन के जो इसके बाद? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? सर अभी भी क्या क्या होगा इसके बाद? और 10 के सर अभी और कितनी देर समझ क्लास नहीं चले? आया क्या सर कह रहे हो? क्लास कितनी देर हो रहा है? क्लास क्लास देखते हैं बेटा कितनी देर और है, 2-4 स्लाइडें और होंगी शायद। ठीक है, 10 मिनट और, आई थिंक 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेटा, एक तरफ आप कह रहे हो सिलेबस नहीं हो रहा है, तो हम इसको मिडल से उठाते हैं। मिडल से, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, एक ऑलरेडी इसके पास था हम जानते हैं, बट दूसरा भी इसके पास आ गया, तो इसलिए हम दोनों को दिखाते हैं मिडल से, इस कॉर्नर पे। समझ में आया ये सबको? यस सर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दिखा सकते आप, तो ये साइमल्टेनियसली चलती है, तो इसको यहाँ डायरेक्ट दिखाते हैं। यस सर। क्लियर है? वो वहां से आया तो ये यहाँ से आया, इस तरह से इसको शो किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको साइमल्टेनियसली शो करेंगे। अब यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ और एक्चुअल में डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है, वो देखिए अब जरा। सर माइनस आ जाएगा 40 पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। हाँ, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस विल बी बिकम नेगेटिव। ठीक है, और बाकी के जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ आ पीछे। जाएगा सच डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा। अब क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज ना यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज शो कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के पास रहेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जो वो इस कार्बन के पास आएगा, तो यहाँ आएगा, तो ये वाला कार्बन इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कैप के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होने वाला है, और ये सारे रिवर्सिबल होते हैं, दूसरी तरफ भी जाते हैं, दोनों तरफ एरो है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेंजीन के ऊपर अब क्या होने वाला है, ये सेम पोजीशन रहेगी, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर हाइड्रोजन, ये पोजीशन एकदम सेम रहने वाली है, और इस पोजीशन से ये बॉन्ड यहां बन गया, ये बॉन्ड यहां बन गया, तो इस कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां धक्का लगा दिया, यहां पर लोन पेयर आ गया नेगेटिव चार्ज के साथ। यस बेटा, ये क्लियर है, और ये बॉन्ड यस अभी भी सर। यही है। यस अब नेक्स्ट देखो, ये वाला बॉन्ड अब यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इसकी बजाय ये कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो इस कॉर्नर पर आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद में नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा, अब वो देख लो कैसा बनेगा। तो यहाँ बेंजीन रिंग सेम, बाकी पोजीशन सेम रख रहा हूँ, और आपको भी बाकी पोजीशन सेम रखनी है, उसके अंदर चेंज मत करना। जनरली बच्चों को ये समझ में इसलिए भी नहीं आता क्योंकि बाकी की पोजीशनें भी टीचर साइमल्टेनियसली चेंज कर देते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बाकी सारी पोजीशनें सेम रख रहा हूँ, ये वाला डबल बॉन्ड भी। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरफ, यानी इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव आ गया। अब जैसे ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ जाता है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये वापस अपना लोन पेयर खींच लेती है। ठीक है, तो मैं इनको अलग कलर से दिखा देता हूँ ऑक्सीजन का लोन पेयर खींचते हुए। सर मतलब ऑक्सीजन और उस वाले कार्बन में जो 2 डबल बॉन्ड है उसमें से एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास वापस चला जाता है ना? हाँ, वापिस आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर फिर से आ गया, और इस तरह से ये प्रोसेस रिवर्स भी घूमती रहती है। रिवर्स घूमेगी तो वही प्रोसेस शुरू वाली पहले वाली आ जाएगी, और इस तरह से ये सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं, सारा दिन। ठीक है, तो ये लोग आपस में इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, तो ये रेजोनेंस में सारा दिन एक, अब देखो फर्स्ट जो पोजीशन थी हमारी और ये वाली जो पोजीशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करो, क्या डिफरेंस है पता है? यस सर। तो सारे बॉन्ड उल्टा हो सबके गए और अल्टरनेट बॉन्ड है, सभी अल्टरनेट बॉन्ड है, और इस तरह से ये चलते रहते हैं। दैट इज रेजोनेंस। तो इसकी वजह से देखो, दो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ऐसी है जहां पर सिंगल बॉन्ड है, बाकी 3 पोजीशंस पर डबल बॉन्ड है। इसका मतलब 2/3, 3/5 लिख सकते हैं ना, थर्ड फिफ्थ पोजीशंस के ऊपर ऑक्सीजन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। इस वजह से इस डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। समझ में आ गया पहला रीजन? क्लियर है? यस सर। दूसरा रीजन सुनिए, ये जो कार्बन जो होता है, यहाँ पर जो कार्बन बैठा होता है, ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्डेड है, और ये सिंगल सिंगल बॉन्डेड है ना? जब डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, sp2। sp3 नहीं रहेगी। एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। sp2 में s करेक्टर कितना होता है, कैसे निकालते हैं s करेक्टर, पता है किसी को? सर 33%, सर 33%। कैसे कैसे निकालते हैं ये बताइए, sp2 में s करेक्टर कैसे निकालेंगे? टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो, कितने हैं, 3 है, 100% में से 3 को डिवाइड कर दो बस, 33%। 33% ईच आ जाएगा। ईच 33% ईच, मतलब एस करेक्टर भी 33 है, और
पी करेक्टर 2 हैं, तो भाई पी करेक्टर जो है वो 66 33 और 33 दो पी हैं, तो इसलिए हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा कन्वीनियंस होता है। और पहले क्या था एस करेक्टर, sp3 के अंदर एस करेक्टर कितना था 100 डिवाइड बाय 4 25%, यानी एस करेक्टर 25 था और बाकी का क्या था 3 पी थे, तो 25 25 25, तो वो 75 था पी करेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से एस और पी करेक्टर, मतलब अब क्या हुआ, एस करेक्टर इंक्रीज हो गया एस करेक्टर इंक्रीज। बिल्कुल। ठीक है, तो मोर द एस करेक्टर मोर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं वो लिख रहा हूं मोर द एस करेक्टर। ठीक है, और ये एस करेक्टर एक्चुअल में ये वाला है। ठीक है, तो मोर द एस करेक्टर, मोर एस करेक्टर, मोर क्लोजर द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज है किसके, कार्बन के, तो यानी कि ये इस बॉन्ड के अंदर यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के पास है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, कम है, समझ रहे हो, ये डिस्टेंस कम है, कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम है। ऐसे बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके पास जाना, उस डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम है, तो एटम्स के जो प्रोटॉन्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे उसको रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये समझ में आ रहा है। सर नहीं आया ये वाला। देखो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस कम है, मान लो कि एक चीज है यहां पर जुड़ी हुई है, आपको इसे तोड़ना है ऊपर टैप पर, आप ऊपर से उठाओगे और पड़क से तोड़ दोगे। एक चीज है बिल्कुल पास जुड़ी हुई है, बिल्कुल पास, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। इसको ऐसे यस लगा सर। लो, एक बड़ा सरिया है, उसको मोड़ रहे हो आप, लोहे का सरिया मुड़ जाएगा, लेकिन मैंने आपको 1 इंच का पीस दे दिया, अब कहूँ मोड़ो, आप कहोगे सर इसमें तो पकड़ने की जगह ही नहीं है, मैं कहूंगा मेरे को तो मुड़ना चाहिए ना, आप में तो ताकत है ना, ताकत कहाँ गई, बड़े वाला सरिया 40 फुट का सरिया हो, कॉर्नर से पकड़ो और उसको मोड़ दो, मुड़ जाएगा ना। यस सर। बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, छोटा बॉन्ड है नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा तो कहानी खत्म, है ना, इस तरह से ही वर्क करता है। यस क्लियर है गाइज, तो दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है, एक और रीजन है इसी के अंदर, डाइपोल मोमेंट का भी डिफरेंस पड़ जाता है। डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस कैसे पड़ता है, देखो ये sp2 करेक्टर है, sp3 करेक्टर है, sp3 में टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, sp2 के अंदर 120 का बॉन्ड एंगल होता है, जिससे डाइपोल मोमेंट का भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो डाइपोल मोमेंट भी बॉन्ड को स्ट्रोंगर बनाने में हेल्प करती है, अटैक करने में प्रॉब्लम आती है। ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, sp2 करेक्टर है, दो रीजंस कम से कम आप आसानी से दे सकते हो, डबल बॉन्ड एंड sp2 करेक्टर। क्लियर है भाई, ये सबको क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं इसके अंदर रेजोनेंस, मतलब इसी की वजह से ऐसा होता है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो इसको तोड़ना इसलिए मुश्किल है, दैट इज वाई, तो आपके लिए ये, इसलिए इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता, मतलब HCl का अटैक करके अल्कोहल को तोड़ दो और आप यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। एक और तीसरा रीजन है, ठीक है, स्ट्रोंगर रीजन, थर्ड थर्ड रीजन सुनिए, फिन ऑक्साइड पॉजिटिव आयन, बेंजीन के ऊपर यहां पॉजिटिव आयन लगा दिया मैंने, जब टूटेगा तो यहां पॉजिटिव आयन ही आएगा, यस और नोट, यस क्या सर। साइड। यही आएगा ना पॉजिटिव आयन। सर ये वाला क्या कहे यार। देखो नहीं समझ में आया बेटा, जब ये OH टूट जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल आएगा। है ना, वही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव आयन आएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन होता है, हम क्या कह रहे थे, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 वाला कम है, 1 वाला और भी कम है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, 3 डिग्री में तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस भाई साहब को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। अब आप कहोगे बेंजीन में तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं बेंजीन का वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और आपको वहां से भी वो वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जरा, ये बेंजीन का वो स्ट्रक्चर है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट करते रहते हैं बेंजीन में। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा साइड से दिखाया है ताकि आपको इजीली वो ऑर्बिटल्स शो कर सकूं। ठीक है, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जब ऑर्बिटल्स उसमें घूमते रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो p ऑर्बिटल्स में, अब देखो डबल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन में 3, तो मैं किसी दो एटम्स के बीच में ये डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, दो एटम्स, दो कार्बन के बीच में, अब अगले वाला छोड़ना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट के बीच में, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, उससे नेक्स्ट छोड़ना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट के बीच में, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसे। क्लियर है, ऐसे घूमते रहते हैं। यस ये सर। ये जो OH जुड़ा हुआ था, ये जो OH जुड़ा था,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये H जुड़ा हुआ था इसके साथ में, O जुड़ा था और इसके साथ H था, तो यहाँ H एक और आया और इस पानी के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड था। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? यस सर। ये वाला इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन, ले गया, H2O उड़ा दिया। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली, खाली ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर घूम यस रहे हैं, सर। घूम रहे हैं ऊपर, नीचे भी घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नीचे भी घूम रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं ऊपर और एक रिंग बना रहे हैं नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके पास नहीं कोई है। इलेक्ट्रॉन आएगा क्या इसको सेटिस्फाइड करने के लिए? ये बेचारा अकेला रहेगा, अकेला, और इनको शक्ल ऊपर से देखता रहेगा, एक ऊपर घूम रहा है एक नीचे, और ये बुला रहा है कि भाई मुझे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन इसको देने वाला कोई नहीं है। जब देने वाला कोई नहीं है तो ये बाहर जाएगा, बाहर किसी पर अटैक करेगा, ये खुद स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, वेरी मच अनस्टेबल है ये, समझ में आ गया? तो अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, 1 डिग्री को भी देखो, 1 डिग्री कार्बोकैटायन को भी एक कार्बन बैठा है पीछे से इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कह रहा है ठीक है भाई मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन इसको कोई भी नहीं है और इतने इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद कोई नहीं है, तो ज्यादा दुख होता है ना? एक कहावत सुनिए ना कि एक लोहे की हथौड़ी से सोने को पीटा जा रहा था, तो सोना जो था वो चुपचाप पिट रहा था आराम से, लेकिन जैसे ही हथौड़ी बदली गई, लोहे लोहे से लोहे को पीटा जाता तो लोहा बहुत शोर करता है। तो उसने पूछा कि भाई तू इतना शोर क्यों करता है, जब लोहा लोहे को पीटता है? तो वो उससे बोल रहा है, कहता तू शोर क्यों कर रहा है इतना? कहता भाई जब अपना अपने को मारता है ना, ज्यादा दर्द यस होता सर। है ना? लोहा सोने को मार रहा है, कहता इतना दर्द नहीं होता जब अपना अपने, यहाँ पर अपना ही अपने को मार रहा है, वो उसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा, और इतने इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, तो इसलिए ये ज्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज एज क्या लिखें भाई इसको? पॉजिटिव चार्ज डोंट गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रेजोनेंस, यस, पॉजिटिव चार्ज डोंट गेट इलेक्ट्रॉन्स। सर क्योंकि वो पी पाई में मतलब अपना ही वो कर रहे होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, फ्रॉम हाइब्रिड, फ्रॉम रेजोनेंस, ठीक है, हाँ वो जो भी बोल सकते हैं, वो वट एवर द रीजन, लेकिन हमें तो उसको रीजन बताना था ना। तो पहला रीजन तो यही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पहला रीजन है, ठीक है, फिर दूसरा रीजन ये है मोर एस करेक्टर, ठीक है, और तीसरा रीजन, ये 3 रीजन सीधा सीधा मैंने बता दिया, इसके अलावा भी 1-2 छोटे मोटे रीजन हैं, तो वो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा तीनों रीजन? जी सर। ठीक है, अब अल्कोहल विद द px3 फॉस्फोरस हैलाइड, तो px3 के साथ में ये रिएक्शन भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्शन विद अल्कोहल टू कर चुके हैं। SOCl2, एसओ डार्जन मेथड था, बिल्कुल हाँ वो भी कर चुके हैं, लेकिन डार्जन मेथड से इसका मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो नोन एज डार्जन मेथड, इसको डार्जन मेथड भी बोलते हैं। सर ये वाला तो बता दीजिए एक बारी। हाँ बता रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, ठीक है, इसके अंदर मैकेनिज्म हम करेंगे। सबसे पहले तो ROH SOCl2 के साथ में क्या होता है, SO2 और HCl गैस निकलते हैं, बोला था कि ये यस बाई सर। प्रोडक्ट नहीं बनता, बिकॉज बाई प्रोडक्ट आर गैसेस, हवा में उड़ जाते हैं, यस, सर आपको भी आता है ना बेटा, ये वही है। रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, बट इसमें मैकेनिज्म था, तो इसलिए मैंने आपको ये बोला विदाउट पायरिडाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, विदाउट, अगर पायरिडाइन यूज करते हैं, नहीं यूज करते, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन वही रहेगी, मतलब पहले हटेगा फिर लगेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रही है, सर मतलब जहाँ हटा वहीं पे लग गया। जहां पर हटा वहीं लगेगा। और विद पायरिडाइन क्या होगा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, छतरी की तरह उल्टी डायरेक्शन से अटैक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए वो क्या है, SOCl2 के साथ में अटैक करवाते हैं, OH ये लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दे सकते हैं, यहीं पर Cl लग गया, चारों ग्रुप कार्बन के चारों ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं, याद रख लो, H है, CH3 है और बेंजीन है, तीसरा, और चौथा OH और Cl है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दिखा रखा है इसने, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म होता है इंटरनल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, सर ये क्या चीज है? ये मैकेनिज्म का टाइप है बेटा, सर ये इंटरनल। SN1 और SN2 से बहुत अलग है। नहीं वैसा ही है, देखो न्यूक्लियोफिलिक है, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन आई का मतलब है इंटरनल या इंट्रामोलिकुलर बोल सकते हो, विद इन द मोलिक्यूल, वैसे इसको इंटरनल बोलते हैं। कि क्या हुआ, इंटरनली आपस में ये चेंज हो गए, जहां से ये हटा है वहीं पर वो जुड़ जाता है,
तो ये इस मैकेनिज्म को इंटरनल बोलते हैं, कि जहां से जो हटा ना, अब ऐसा होता नहीं है। कैसे? या तो SN1 हो सकता था आपके हिसाब से, या तो ये हट जाएगा, ये हट गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अटैक तो अब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ना। बिल्कुल सर। तो ये तो मतलब दोनों बनाएगा, यस। एनेंशियोमर दोनों बनेंगे। जब दोनों बनते हैं तो उसको ना एक और नाम बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं उसको, मैं वो वहां लिखना भूल गया, कोई बात नहीं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो वो रेसमिक मिक्सचर बना देगा। तो या तो ये पॉसिबल था, या फिर क्या पॉसिबल है कि अगर मान लो कि इस तरफ से ये हट रहा है तो दूसरी तरफ से वो अटैक कर रहा है, तो ये इन्वर्जन बनेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन तो रह ही नहीं सकती किसी के केस में भी, या तो दोनों बनेंगे या एक अकेला बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन बनता है, यानी उल्टी तरफ से अटैक होता है, क्योंकि वो वाला वहीं लगा हुआ है अभी तक। और SN1 में क्या होता है, वो हट जाता है, हटने के बाद तो दोनों बनेंगे ना, अकेला तो बन ही नहीं सकता, सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी। यस, क्लियर है बेटा? सर ये वाला एक बार फिर से प्लीज। हाँ बताता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखो क्या होता है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है कि मान लो ये हट गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्लोरीन इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे, लेफ्ट वाला भी बनेगा, राइट वाला भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। दोनों बनेंगे, किस में? SN1 में। SN1 के अंदर दोनों बनते हैं। SN2 में क्या होता है, एक तरफ से आ रहा है, इस तरफ मान लो इस तरफ से OH जा रहा है, इस तरफ से क्लोरीन आ रहा है, तो इन्वर्जन होता है हमेशा, ऑलवेज इन्वर्जन, यस सर। ऑलवेज इन्वर्जन। SN2 में हमेशा इन्वर्जन होता है, एक बड़ा लगा देते हैं, ठीक है, ऑलवेज इन्वर्जन होता है। SN1 में क्या होता है, अब SN1 को थोड़ा डिटेल रिव्यू दे देते हैं। SN1 के अंदर, SN1 में क्या होगा, बोथ बोथ एनेंशियोमर, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बन रहे हैं ना। हाँ एनेंशियोमर विल फॉर्म, मतलब दोनों तरीके के स्ट्रक्चर दोनों एक ही दोनों सोल्यूशन। बनते हैं, हाँ एक ही सॉल्यूशन में दोनों मिक्सचर बनते हैं, तो इसको बोलते हैं, ये तो इस चीज को हम जब दोनों एनेंशियोमर्स होते हैं तो हम इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर, ठीक है, तो ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मिक्स अकेला का, ठीक है, रेक्समिक मिक्सचर बनेगा। क्या? ये SN1 और SN2 क्या बनता है हमेशा, ऑलवेज इन्वर्जन बनता है, SN2 इन्वर्जन बनता है, SN1 मिक्सचर बनता है। तो यानी कि सिर्फ रिटेंशन वाली रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व होता है किसमें, तो ये कुछ और ही तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए ना, दैट इज SNI मैकेनिज्म, SNI इंटरनल। ये इंटरनली इनके बीच में कुछ ऐसा कर देता है कि OH जब हट रहा होता है तो डेफिनेटली उसी डायरेक्शन से, यानी क्लोरीन उसी डायरेक्शन से यहां से आता है और ये यहां से जाता है, सेम डायरेक्शन से, इसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड बन जाता है OH का, ये हट नहीं पाता इधर से, कुछ ऐसा होता है इंटरनली मैकेनिज्म में। और ये मैकेनिज्म आपके बहुत डिटेल में नहीं है तो मैं आपको उसके डिटेल नहीं दूंगा, ठीक है, सीधा आपको याद करना है कि भाई इसके अंदर इधर से ही क्लोरीन आएगा और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, दैट्स इट। सर ठीक है, मतलब कि वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ना, बस बिल्कुल हाँ, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। हाँ, और वो सिर्फ इंटरनल SNI में ही पॉसिबल है, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, दैट इज इट। तो ये इसलिए इस मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिया था। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 के अंदर, अब ये इसने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखा है, कैसे दिखाया, OH यहां से हटा, OH हट गया ना, तो इसने क्या किया, बेंजीन के मॉलिक्यूल को अलग बना दिया, और ये पाइरिडाइन की प्रेजेंस में हो रहा है, याद रख लेना, पाइरिडाइन नीचे ये पाइरिडाइन बना रखा है, पिरिडीन, यस सर। ठीक है, ये पता होगा ना SOCl2 के अंदर। तो देखो क्लोरीन यहां जुड़ा लेकिन हाइड्रोजन दूसरी तरफ चला गया, बिलो द प्लेन है बट दूसरी तरफ है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, पहले वो बिलो राइट द में था प्लेन तो है ना, लेफ्ट। राइट है तो लेफ्ट है, मतलब इसने, और अबव द प्लेन को भी राइट से लेफ्ट कर दिया। तो अगर आप इसको पकड़ के ऊपर से टोपी से, कैप से, यानी क्लोरीन से इसको पकड़ के घुमाते हो तो मोलिक्यूल का बेंजीन उसी तरफ आ जाएगा, देखो बेंजीन वापस घूम के उसी तरफ आ जाएगा, लेकिन वो दोनों अबव और बिलो वाले उलट जाएंगे ना, सर ठीक मतलब है। जो बिलो था वो बिलो ही रहेगा और अबव वाला अबव ही रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बिलो वो इन्होंने लाइट से लेफ्ट में कर रखे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बदल चुकी है, क्लियर है। और यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसकी वजह से होता है, पाइरिडीन की वजह से, पाइरिडीन के साथ में HCl पाइरिडीन के साथ में यहाँ ऐड हो जाता है, और यही कुछ कमाल करता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन SN2 मैकेनिज्म, दैट इज। अब आगे आता है प्रेपरेशन ऑफ सर एराइल हैलाइड। हाँ बेटा। ऊपर करिएगा स्लाइड। हम्म, सर इस वाले में इन्वर्जन हम कहते हैं कि मतलब उसकी मिरर इमेज बन रही है ना।
हाँ उल्टा बन जाएगा उसका। बट सर इसमें जो OH था उसकी जगह तो Cl आ गया पहले वाले स्ट्रक्चर में। ये मैंने आपको बताया था कि देखो क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं, ये इमेजिनरी होता है कि अगर हम मान ले कि यहाँ पर क्लोरीन ही दोबारा जुड़ रहा है, OH ही दोबारा जुड़ रहा है, तो वो उसका उलट बनेगा, ऐसा माना मतलब जाता है। मतलब अगर हम ये मान ले कि यहाँ OH ही दोबारा जुड़ रहा है, हट के दोबारा OH ही जुड़ रहा है, तो वो जुड़ किस किस जगह पर रहा है, दूसरी तरफ से जुड़ेगा, वो सेम साइड से नहीं। या इसे ऐसे ले लो कि अगर इस क्लोरीन के को हटा के अब मैं OH जोड़ना चाहूं, तो OH फिर से इन्वर्ट कर देगा वही ना, पहले वाला स्ट्रक्चर आ वो जाएगा। पहले वाला बनेगा। जबकि हमारे हिसाब से अगर सेम जगह पर बैठा था, सेम जगह बैठा था, तो इस बार दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है, तो अपोजिट बनना चाहिए, बल्कि वो सेम बनता है। तो मॉलिक्यूल बदल जाता है, बट हम ये मानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल सेम रहता तो कॉन्फ़िगरेशन बदल चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन तो बदल चुकी है ना, हम सिर्फ यस। कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा नहीं बोलते हम, ये बोलने का तरीका है। तो सर फिर इन्वर्जन क्यों कह रहे हैं? इन्वर्जन ही तो हुआ, ये OH था और ये क्लोरीन है, तो ये दोनों सेम जगह पर नहीं है, ये अब पलट चुके हैं बेटा, ये दोनों देखो, ये साइड वाले इधर नहीं आ गए। यस सर, वो पोजीशन बदल गए बट हाँ, स्ट्रक्चर तो। पोजीशन बदल गई तो उससे क्या होगा, ये लेफ्ट वाला है तो राइट हो जाएगा, एनेंशियोमर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो बट OH होना चाहिए ना, अगर हम उसे इन्वर्जन बोल रहे हैं तो। OH के लिए ही तो बता रहा हूँ ना, ऐसा इमेजिन करते हैं, वो नहीं है, वो मैंने पहले भी बोला था कि क्योंकि यहाँ तो मॉलिक्यूल ही बदल गया है ना, तो हाँ उसको यस कैसे सर। कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, बट वो मानते हैं ऐसा कि अगर वो मॉलिक्यूल सेम रहता तो इसने पलट दी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसने पलट दी, छतरी पलट दी भाई, जो मॉलिक्यूल इधर थे नीचे झुके हुए वो उधर कर दिए, यस सर। है ना। तो इस वजह से ये हुआ तो इन्वर्जन है, लेकिन उस मॉलिक्यूल का इन्वर्जन नहीं है ये, बट इन्वर्जन तो हुआ है, जस्ट इन्वर्जन बोला उसे, सेम मॉलिक्यूल का नहीं। अब आगे ओके देखो, सर। प्रेपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड है, एराइल मतलब बेंजीन लगाओ जिसके ऊपर, वो हैलोजन का प्रेपरेशन कैसे करें, हमने देखा कि वो तो बहुत मुश्किल है, उसमें डबल बॉन्ड होता है, एस कैरेक्टर बढ़ जाता है ना, जो भी तीनों रीजन हमने अभी किए थे, है ना, तो उसके हिसाब से तो ये बहुत मुश्किल है। तो फिर इसको करने का तरीका क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ द लेविस एसिड लाइक AlCl3, ये एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है फ्रॉम द हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, ठीक है। और ये मैकेनिज्म है भाई, और बच्चे अभी छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं फिर कल ही मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। सर नेक्स्ट लेक्चर तो फिर ट्यूसडे होगा। हाँ, तो अगर आप लोग संडे को लेक्चर लगा सकते हैं तो बताओ। यस सर, ले लीजिए। ठीक है, तो मैं, ठीक है, संडे को लेक्चर लगाता हूँ 11-12 बजे से, आप लोगों को वो कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा उससे 1 घंटा पहले, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है। सर थोड़ा ना पहले बता देना, क्योंकि संडे को हमारा टेस्ट भी है तो थोड़ा टाइम। हाँ, ये सर टेस्ट वाली मैं प्रॉब्लम आपको तो है। बता दूंगी कल फिर कितने बजे तक टेस्ट है, फिर आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपने डाउट्स ले सकते हैं।